जरूरत ना हो तब तक हम उसकी कोई मतलब नहीं है, और अगर हमें पता ही नहीं है तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमें पता चल जाए तो उसका मतलब पता चल जाए कि क्या ज़रूरत है और उसको कैसे पुकारते हैं, क्या नाम है, कहाँ मिलेगा। यही हमारी कोशिश है कि हम उसको आपको तक पहुंचा सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग शब्द पढ़ रहे होंगे पीछे क्या लिखा है। सब लोग पढ़ लेते हो ना, किशोर अवस्था। आपको मालूम है क्या चीज़ है, ये किस वस्तु का नाम है? कोई आइडिया? क्लास 8वीं से लेके 12वीं तक हर एक किताब में इसके बारे में कहीं ना कुछ लिखा होगा कि कौन से देश में मिलता है, कौन से राज्य में मिलता है। किसी को आइडिया है? कोई आइडिया? कोई एक? नहीं? कोशिश भी नहीं? कोई कोशिश नहीं है? आखिरी वाले बच्चे नहीं? कोई आइडिया नहीं है? चलो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। बाबू आगे बैठे हो, डांट नहीं पड़ेगी आप। किशोर अवस्था होती है 9 से 18 साल की उम्र, बालपन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, शिशु अवस्था, बालपन, किशोर अवस्था, फिर आयु आती है तुम्हारी, ठीक है। तो किशोर अवस्था बड़े होने के बीच और बालपन के बीच की अवस्था है। इसे 9 साल से 18 साल की स्थिति हो रही है। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, इतने सारे तनाव रहते हैं, इतनी सारी डाउट्स रहते हैं। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि हम बड़े क्यों हो गए, हम छोटे क्यों नहीं रहे। और जब बड़े होते तो और बड़े होने की इच्छा होती है, बड़ों जैसे दिखना, बड़ों जैसे बोलना, बड़ों जैसे कपड़े पहनना, बड़ों जैसे स्टाइल में चलना रहता है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और आता है, डर और भय। डर और भय, घबराहट, घृणा, जलन, दुख रहना, खुश रहना। कभी कभी तो एकदम इतने खुश होंगे कि लगेगा कि दुनिया छोटी पड़ गई, उड़ जाए बस, है ना ये सवाल। और कभी कभी तो हमारे दिल में इतनी करुणा आ जाती है, इतनी दया आ जाती है कि जी करे तो उसके लिए सब कुछ दे देंगे। और ऐसे होते हैं दोस्ती वाले, दोस्ती के लिए तो कुछ भी कर जाएंगे, मतलब गलत सही तो कुछ भी नहीं था, दोस्ती मतलब कुछ भी। ये किशोर अवस्था की पहचान है। हम पहचानते नहीं कि दोस्त कैसा है। दोस्त हमें रोज इस्तेमाल करता है, रोज हमारे से वादे तोड़ता है, लेकिन दोस्त तो दोस्त है ना। किशोर अवस्था में ऐसा होता है, माँ बाप पड़ोसी से बातचीत हो जाए तो लड़ पड़ेंगे कि तुम गलत हो भाई, हम तो सही है। क्यों? हम भी तो बड़े हो गए। लेकिन जब एग्जाम आता है तो हम छोटे ही है। क्यों? पढ़ाई नहीं कर पाए अभी तक। कहीं इंटरव्यू देने गए या किसी ने 4 सवाल पूछ लिया, तब आपकी उम्र एकदम छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं अधिकार की बात आ रही, कुछ लेना है, तो हम बड़े हो गए, हमको मिलना चाहिए। क्या? साइकिल, मोटरसाइकिल, मोबाइल या फिर अच्छे कपड़े, हम वहाँ जाके मांगने लगेंगे। होता ही है, किशोर अवस्था की कॉमन चीज़ें हैं। कई बार तो दिल में इतने बुरे ख्यालात आते हैं और इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तो दिमाग में ना बड़े बुरे ख्याल आएंगे, या मर जाए या मार दें, ऐसे ख्याल भी आते हैं। सुनो, हम अपने दिमाग के चक्कर में फंस जाते हैं, दिमाग हमारे साथ खेलता है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, हमें पता है कि हम लोग कहाँ हैं, क्या स्थिति है मेरी, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। लेकिन जब हम किसी के सामने जाते हैं और उसको देखते हैं कि थोड़े अच्छे कपड़े पहन रखा है, 2-3 इंग्लिश मार दिया धड़ाधड़ धड़ाधड़, या खड़ी बोली बोल दिया, तो हमारे दिमाग में एकदम छोटा जगह, तो गाँव से आए हैं और हमें सब कुछ आता होगा, लेकिन हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे, कॉन्फिडेंट लूज हो जाएगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे, होता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। विशेषकर ये लड़कियों में ज्यादा होता है, कंपैरेटिवली। लड़के तो बेचारे मर्द हैं, दर्द नहीं होता बोल के इज्जत बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन दर्द उनको बहुत होता है। लड़कियों की आवाज एकदम मीठी कोमल जैसी हो जाएगी और लड़कों की एकदम स्ट्रांग, बोल्ड, ऊंची आवाज। तो जब कोई टोक देगा तो क्या लगेगा? शर्म सी लगेगी, अरे हम इतने बड़े हो गए। यही किशोर अवस्था है। समझ नहीं आता कि हम जिंदा क्यों हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, क्या करने के लिए। ऐसे में उदासी आती है, घबराहट आती है, डर आता है। कभी कभी तो एकदम लगता है कि हम लोग क्यों ऐसे घर में पैदा हुए।
हम क्यों ऐसे गांव में आए, कैसे डिस्ट्रिक्ट में आए, ऐसी फीलिंग्स आती है। हम लोग कोसते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, हम दूसरों को हमेशा ब्लेम करने का काम करें। अगर कोई अच्छा काम हो गया तो मैंने किया, बुरा काम किया तो उसने बोला था, वो लेकर गया था, है ना ये सवाल। हम इन्हीं सब सवालों को, ये जितनी भी चीजें हैं ना, इन सब के आंसर्स आपको अभी 1 से 1.5 घंटे के अंदर मिलेंगे। शर्त ये है कि कमर सीधी करके बैठे, कान हाथ पैर सब बराबर रखें, शरीर के किसी भी अंग में दर्द ना होने, ना पड़ोसी को दर्द दे। अगर मन में कोई भाव उत्पन्न हो और बड़ी उत्तेजना हो जाए कि मुझे बात करनी है, तो सांस ले ले, बात ना करे। कोई प्रश्न पूछना है तो राइट टाइम पे प्रश्न का इंतजार करें, क्योंकि प्रश्न पूछना एक कला है। क्या है? और सुनना भी एक कला है। कला जानते हो ना, ड्राइंग। हर किसी के बस का नहीं है खूबसूरत ड्राइंग बनाए, लेकिन जो अभ्यास करता है, अच्छी ड्राइंग बनाता है, आप ही में से सारे बच्चे होंगे, कलम पेपर सेम होगा, क्लास भी सेम है, खाना भी सेम है, लेकिन ड्राइंग बनाने के लिए बोल दूं मेरी, तो यहाँ से जितने बच्चे उतनी शक्ल मेरी बनने वाली है। कुछ लोग इसमें से बहुत परफेक्ट बनाएंगे जिन्होंने बहुत दिनों से अभ्यास किया। वो अभ्यास ही आपकी कला को जन्म देता है। तो आने वाले 1.5 से 2 घंटे तक अगर आप कमर सीधी करके बैठते हैं, बात को पूरी तरह सुनते हैं, अगर आखिरी बच्चों तक आवाज ना आए तो बोले कि सर आवाज धीरे आ रही है, थोड़ा पिच बढ़ा दो, आवाज ऊंची कर दो, और आपके कानों तक आवाज जाती है। और सही प्रश्न पूछते हो सब्जेक्ट वाइज, तो आप इस वक्त 3 कला का अभ्यास करोगे। सबसे पहला, सीधे बैठना, बैठे रह के सुनना, और सुनने के साथ प्रश्न करना। ये 3 चीज आपको देता है कि मैं सीख रहा हूं। क्या कर रहा हूं? और अगर आप सीखने की कला आपके पास आ जाए तो आप क्या बोल सकते हो? आइडिया है ना? तो मैं यहाँ पे भविष्य के बैठे हुए इंजीनियर, भविष्य के बैठे हुए साइंटिस्ट, भविष्य के बैठे हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भविष्य के बैठे हुए बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल्स, आर्टिस्ट, आप सबका स्वागत करता हूँ किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम में। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। आप सभी लोग भविष्य के वो सब हो जो मैंने अभी बताया, क्योंकि भविष्य अभी घटा नहीं है। कल से, इस वक्त से आने वाले 1 घंटे तक वो आपका भविष्य है, और आने वाला समय भी आपका भविष्य है। तो मैंने जैसा आपको किशोर अवस्था के बारे में बता दिया, अब कार्यशाला में आपका स्वागत है। अब से 1 से 1.5 घंटा बांध के करते हैं। ये किशोर अवस्था हमारे तक लेकर आते हैं इंस्पा उत्तर प्रदेश। इसे फुल फॉर्म बोलते हैं इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एजुकेशन, INSPA। इसका ब्रांच उत्तर प्रदेश है। इसको सपोर्ट करते हैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, इनको सहयोग कर रहे हैं, और साथ में अनका एजुकेशनल हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट, AEHWT। इसके साथ में है विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन। साथ में हमारे प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत, जो फोल्ड हो गया है ना, उसको थोड़ा एक बार उसको सीधा कर दोगे बेटा, इस तरह से उल्टा फोल्ड करोगे तो सीधा हो जाएगा। ये जो है, ये इंस्पा कम्युनिटी मेडिसिन और श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और प्रेसिडेंट हैं। आपके बीच में है डॉक्टर राजेश तिवारी जी, ये आपके श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, प्लस इनकी ओन प्रैक्टिस है। आपके बीच में है एडवोकेट महेश्वरी पांडे जी, और हमारे बीच में एक और है, इस वक्त नहीं है वो, ड्यूटी पे है उस वक्त, उनका नाम है एडवोकेट DP पांडे जी। किशोर अवस्था में अक्सर हम लोग गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं, हमें नहीं पता कि वो गलत है कि सही। तो ये बच्चों में या बच्चियों द्वारा बाल अपराध को कैसे रोका जाए और कैसे गलत और सही को फर्क किया जाए, उसके ऊपर बोलते हैं। आप उसके बगल में DP पांडे जी के बगल में मैं खुद हूँ, पहचान रहे हो मुझे? फोटो मैच कर रही है? नहीं वो राकेश कुमार पांडे जी है, मतलब मैं खुद। मेरा व्यवसाय है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। साथ में मैंने साइकोलॉजी से भी मास्टर्स किए हैं,
और इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट से मैंने मास्टर्स किया है। कई सालों देश के बाहर रहने के बाद जब मैं वापस कोरोना में वापस आया हूँ अभी 3-4 महीने पहले, तो जो भी चीज़ें मैंने पिछले 15 या 17 सालों में चीज़ें सीखी हैं 20 सालों की नौकरी में, वो सब मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने ही कोर्सेज के काफ़ी जगह पे महंगे प्राइजेस हैं, लेकिन ये आप सब मुफ्त लाने की कोशिश आ रही है ताकि जो मैंने पहले प्रश्न बताए हैं आपके, उन सब का समाधान हो सके। तो इस एडोलसेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अच्छा स्वास्थ्य और जिंदा रहना। बाकी दूसरी चीज़ें है क्या? अगर आप स्वस्थ रहोगे, जिंदा रहोगे, तभी दिमाग अच्छा काम करेगा, राइट? तो स्वास्थ्य के ऊपर आपके सामने डॉक्टर राजेश तिवारी जी हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, और वो आपको स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। इसके बाद मैं आपके पास में वापस आऊँगा और मैं मानसिक टेक्निक्स बताऊँगा आपको, टूल्स, जितनी भी समस्याएं हैं और जो चीज़ें मैंने अभी प्रश्न बताए हैं उन सब के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और चाहूँगा कि कंटिन्यू आप इसको सुने और कमर सीधी रखें, राइट? और जो 3 कलाएँ मैंने बताई हैं उन कलाओं का अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर राजेश तिवारी जी का, ताली बजाएं। यहाँ उपस्थित अध्यापकगण, पांडे जी, राकेश पांडे जी, प्यारे बच्चों, आज किशोरावस्था में शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में मैं आपसे यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर राजेश तिवारी, राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैंने विगत 30 सालों में जो भी स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा ली है, आपको बहुत कम समय में कुछ दे सकूं। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? एक जीवन जीने की कला है। छोटी छोटी जो खाने पीने, व्यायाम करने, रहने, बोलने का जो तौर तरीका है, उसको अगर हम ठीक ढंग से कर लें, जो भी गलतियां हैं उसको सुधार लें, जो अच्छाइयाँ हैं उसको ग्रहण कर लें, तो हम अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। अभी हो क्या रहा है कि हमारा स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ चुका है। हुआ क्या है कि हमारे खाद्यान्न जो हैं वो प्रदूषित हो गए हैं, हवा प्रदूषित हो गई है, पानी प्रदूषित हो गया है, हमारी सोचने का जो तौर तरीका है उसमें काफ़ी विकृतियाँ आ गई हैं। तो ये सब वजह है कि जो हमारा स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। इतने कम उम्र में आप लोग हैं, लेकिन देखेंगे कि बहुत सारी समस्याएं आपके अंदर हैं। अगर हम जागरूकता आ जाएं, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा कर लें, तो बहुत सारी बीमारियां, जो अनुसंधान है वो बताते हैं कि 80% जो बीमारियां हैं वो आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इन्फेक्शियस होती हैं, फैलने वाली रहती हैं। मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, पैरासाइट कुछ हैं, पिनवार्म है, बुकवार्म है, एस्केरिस है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सफाई करना है, अच्छे से हाथ धो के खाना लें। खाने में क्या है? पौष्टिक आहार लें। पौष्टिक आहार में क्या ले सकते हैं? आपको ग्रोइंग एज है, आपको बहुत सारा जो वयस्क हो गए हैं, जिनकी उम्र औरतों में 19 साल और पुरुष में 21 साल से ऊपर हो गई है, उनको इतना सारा कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके अंदर क्या है? विकास हो रहा है। आपको एक बैलेंस डाइट चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, ये सारा विटामिन्स, ये सारा कुछ हो, तो आपकी सेहत अच्छी हो सकती है। उसके लिए हम बताएंगे कि क्या क्या। अब आप लोग तो गांव में रहते हो, गांव में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं,
जो खानी चाहिए, जिससे ये सारे कुछ ठीक हो सकते हैं। प्रोटीन के लिए आप चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। फैट के लिए रात में दूध पी सकते हैं, केला खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए आप जो गेहूं चावल खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट तमाम है ही। मिनरल जो है, मिनरल नारियल का पानी है, अभी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, पी सकते हैं। चाहे आप थोड़ा पानी में गुड़ मिला के और थोड़ा नमक मिला लें तो बहुत अच्छा घोल, उसमें बहुत सारे मिनरल, और नींबू का पानी मिला दें, नींबू का रस मिला दें, तो इससे एक अच्छा बहुत सारा न्यूट्रिएंट आपको ऐसी छोटी चीज़ से ही मिल जाएगा। और क्या कर सकते हैं, जितना भोजन का सलाद खा के तब खाना खाना है। कोई फल मिले तो सुबह में लेना चाहिए। जो सस्ते फल हैं, सीजन के होते हैं, वही अच्छे होते हैं। जो भी मिल जाए तो सुबह में कोई दोपहर तक अगर कोई फल खाएं तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बॉडी एब्जॉर्ब करती है। कच्चा जो खाना है, अंकुरित अनाज हैं, फल हैं, सलाद हैं, ये बॉडी को ज़्यादा सूट करता है। और जो पका हुआ खाना है वो बॉडी को सूट नहीं करता है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि चना है, मूंगफली है, खड़ा मूंग है, मेथी है, ये सब भिगा के अंकुरित करके खा, सोयाबीन है, अंकुरित करके ले सकते हैं। इसके बाद फल में जो भी सीजन का है वो आप लेंगे। फिर सलाद खा के तब खाना खाना है। सलाद में क्या आप ले सकते हैं, मूली, गाजर, खीरा, टमाटर, कुछ भी जो भी मिल जाए उपलब्ध हो घर में, उसको पहले खा लेना चाहिए। इसके बाद तब पका हुआ खाना खाना चाहिए। हम ऐसा नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग समझ नहीं होती, कुछ लोग बीच में खाते हैं, कुछ लोग इसको पसंद ही नहीं करते हैं क्योंकि दांत से चबाना पड़ता है इसको। तो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी कुछ ऐसा मिले कि जल्दी खा लें। कम से कम 20 मिनट खाने में टाइम देनी चाहिए, तब आप अच्छा से चबा चबा के खाना खा पाएंगे। और चबा चबा के जब खाना खाएंगे तो बढ़िया से हजम होगा। पानी कैसे पीना है, ये छोटी सी जो पानी पीने की ज़रूरत है उसको आप ठीक से पानी पिए। जैसे आप लोगों की उम्र जो है, कम से कम 3 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए। गर्मियों में इससे ज़्यादा भी, जाड़े में थोड़ा कम भी हो सकता है। पानी पीने का तरीका क्या है कि जैसे सुबह उठें, नींद से मुंह धोएं, यूरिन पास करें, पेशाब करने के बाद पानी पिएं। पानी आप 2 गिलास पी सकते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके पीना चाहिए। पानी कैसे पीना चाहिए, सॉलिड के तरह, सॉलिड जैसे चबा चबा के खाते हैं ना, तो मुंह में पानी लेके घूंट मुंह में पूरा घुमा के तब अंदर निकलना चाहिए। और कड़ी चीज़ें कैसे खाना चाहिए, वो पानी की तरह से, जैसे खूब चबाते चबाते जब एकदम पानी जैसा हो जाए तब उसको धीरे से निगलना चाहिए। तो ये अगर कम कर लेते हैं तो एक काम जो है, जैसे खाने का तरीका, अगर पानी पीने का तरीका बदल लेते हैं तो बहुत डाइजेशन आपका ठीक हो जाएगा। और पेट की अगर बीमारी ठीक हो गई तो आपको बहुत सारी बीमारियां, सैकड़ों तरह की बीमारियां ठीक हो सकती हैं, सिर्फ आपका डाइजेशन अगर ठीक हो जाता है। और पानी कब पीना है, खाने के टाइम में पानी आप पहले 48 मिनट पहले पी सकते हैं। 48 मिनट पहले क्यों पिएंगे, जब पानी पिएंगे आप तो आपके बॉडी में जाएगा, स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर किडनी में जाएगा, वहाँ फिल्टर होगा, फिर यूरिन बनेगा, फिर पास होगा। तो एक प्रक्रिया होने में 48 मिनट लगता है। तो आप अगर खाने के पहले 48 मिनट पानी पी लेते हैं तो पानी पूरा बाहर निकल जाएगा। फिर पेशाब करने के बाद फिर खाने बैठना चाहिए। खाना खाने के टाइम में पानी जब बहुत आवश्यकता हो, निगलने में दिक्कत हो, तो एक आध घूंट पीना चाहिए। फिर पानी 1 से 1.5 घंटे बाद पीना चाहिए। क्यों 1.5 घंटे बाद पीना चाहिए, जैसे आप दाल पका रहे हो तो दाल में अगर ठंडा पानी डाल दिया जाए तो दाल पकेगी, टाइम ज़्यादा लगेगी, ईंधन खर्चा ज़्यादा होगा, टाइम लगेगा, टेस्ट भी बदल जाएगा उसका। तो जब जैसे हम खाना शुरू करते हैं वैसे पचना शुरू हो जाता है। और उस टाइम में अगर हम पानी पी लेते हैं तो खाना ठीक से पचता नहीं है। तो ठीक से खाना पचे इसके लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। ये प्रैक्टिस आप 21 दिन तक अगर रेगुलर करेंगे तो धीरे धीरे आदत आपके अंदर बनेगी। और 3 महीने तक अगर कर लेंगे तो बहुत सारी बीमारी आपके अंदर जो
छोटी छोटी बीमारी है, सर दर्द बहुत सारे लोगों को होता है। लड़कियों में चाहे लड़कों में भी इस उम्र में मुहासे हैं, कील हैं, सब निकलते हैं, चेहरा का रंग बदल जाता है। ये सब छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, सिर्फ आपका पानी पीने और खाने का तौर तरीका बदलने। बहुत लोगों को डकार आती है, गला जलता है, भूख नहीं लगती है, ये सब समस्याएं जो हैं, बहुत तरह की बीमारियां आती हैं। और यही बीमारी अगर शुरू में ठीक नहीं होती है तो बहुत सारे लोगों को फिर बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। किसी को हार्ट की डिजीज होती है, किसी को शुगर होता है, किसी का गुर्दा फेल होता है, किसी की कैंसर तक बीमारियां, जिसमें ये लाइलाज बीमारियों में आता है, आदमी जल्दी बचता नहीं है। तो ये सब सारी बीमारियां ऐसे धीरे धीरे आपके अंदर आ जाती हैं। और रात का खाना जितना है कम लेना चाहिए और जल्दी से खा लेना चाहिए। आप अगर जल्दी से खाना खा लेते हैं, 7-8 बजे तक अगर खा लेते हैं, फिर 10 बजे सोने जाते हैं तो खूब अच्छी नींद आती है। और फिर जब सुबह सो के उठते हैं तो आपकी जो है माइंड फ्रेश रहता है। उस समय जो भी पढ़ाई लिखाई करेंगे वो ठीक से होगा, आपको ज़्यादा नींद नहीं आएगी। आप लोगों को कितना सोना चाहिए? 6 घंटा। और कोई बताए? कितने लोग, आप ईमानदारी से बताओ कितने सोते हो? कोई बताए? कितने बजे सोते हो, कितने बजे जगते हो, ये तो आप समझ सकते हो ना, कितना सोते हो? आप लोगों की उम्र में 6 से 8 घंटा सोना चाहिए। सेहत के लिए जितना भोजन आवश्यक है उतना नींद भी आवश्यक है। बॉडी में जो सारा कुछ जो है रिचार्ज हो जाती है बॉडी पूरा सोने के बाद। तो एक स्वस्थ मन ही, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन लाता है। तो फिर आपका मस्तिष्क में विकास भी वैसा होगा। तो 6 से 8 घंटा सोना जरूरी है। बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे नींद कम हो जाती है। तो इतना अगर ठीक से खाना पचेगा आपको तो ठीक से नींद आएगी। ठीक से नींद आएगी तो सुबह उठेंगे, फिर सुबह उठने के बाद आधा लीटर पानी पिएंगे। पानी पीने के बाद कम से कम आप लोगों को 40 मिनट की एक्सरसाइज जरूरी है। तो घर में जो काम होता है उसको दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी करना चाहिए, जो भी काम है। लड़के खेती वाला भी कुछ काम में हाथ बटा सकते हैं, जानवर है उसको खिलाने पिलाने में, लड़कियां जो है घर में खाने में कुछ मदद कर सकती हैं। इसके बाद जो है कुछ ये फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, इससे क्या बॉडी मजबूत होती है। दौड़ लगा सकते हैं। फिर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम का आप लोगों ने नाम सुना है? 8 तरह के प्राणायाम होते हैं। क्या है? भस्त्रिका, कपालभाति, वायु प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, इस तरह के 8 प्राणायाम होते हैं। अगर इनकी एक्सरसाइज करें तो आपकी सारी बीमारियां जो दवाओं से ठीक होती हैं सिर्फ प्राणायाम से ठीक हो सकती हैं। इसके बाद आप अगर बीमार पड़ते हैं तो बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसे एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, योगा है, सिद्धा है। इसको भारत सरकार ने मान्यता दे के रखी है। लेकिन एलोपैथिक बहुत खर्चीली है। आप अगर सेहत ठीक कर लेते हैं, खाना पीने का तौर तरीका बदल लेते हैं और जो कीटनाशक और पेस्टिसाइड और रासायनिक खादें जो इस्तेमाल होती हैं खेतों में, उसको अगर कम कर दिया जाए तो आप स्वस्थ अगर अनाज पा रहे हैं, खाद्यान्न पा रहे हैं और ये सब कर ले रहे हैं, ठीक से सो रहे हैं, नींद ठीक से आ रही है, तो 80% बीमारियां नहीं होंगी। बची 20% बीमारियां। 20% बीमारियों में आयुष की जो चिकित्सा पद्धति है जो हमने नाम गिनाया एलोपैथी के छोड़ के, ये सब आपको स्वस्थ रखती हैं और बीमार होने से भी बचाती हैं। आप जब इससे चिकित्सक के पास जाते हैं तो जितनी बीमारियां हैं वो तो ठीक होती ही हैं और रोगों को होने नहीं देती। और वहीं एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें तमाम तरह के साइड इफेक्ट आ जाते हैं। तो आदमी एक चीज़ का इलाज कराने और फिर उसके पास
कुछ दिन इलाज में रहा तो कई बीमारियां ढेर सारी आ जाती हैं, तो इसमें बहुत इमरजेंसी में जाना पड़े। जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहां एलोपैथी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत ज़्यादा जल गया, किसी को ब्लड की तुरंत खून चढ़ाना है, ब्लीडिंग हो गई एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा, तो इसकी मदद लेने के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें कुछ दिन रहने के बाद वापस आ जाना चाहिए। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेहत के नाम पे जो खर्चा हो जा रहा है, अनावश्यक दवाओं में, अनावश्यक जांच में, अनावश्यक ऑपरेशन में जो ज़रूरत नहीं रहती है, और उसमें फंस जाता है आदमी और ज़्यादा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो आप लोग को जो हमने बताया है, यही जाके घर में अपने जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, सबको समझाना है, ऐसे ही रहना है। इससे बढ़िया दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता। इसमें सारी बीमारियां आपकी ठीक होंगी। और छोटी जो समस्याएं हैं उसके बारे में अगर हम कुछ आप लोग पूछना चाहें, जो आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ इस समय बीमारियां हैं, तो उसके बारे में हम कुछ सलाह दे सकते हैं। कुछ आपको अगर कहना हो, बहुत मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और हम लोग को अन्यत्र कहीं जाना है, तो कोई समस्या आप लोगों के पास हो तो उसको बताएं, तो उसका हम निदान बताते हैं। सर दर्द करता है, सर दर्द जिसका करता है उसको कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं रहता है। अगर ठीक से पानी पीने का जो हमने तरीका बताया है और खाने का जो तरीका बताया है, ऐसे रहें कुछ दिन और ये समस्या ठीक हो जाएगी। अगर नहीं ठीक होती है तो थोड़ा 1 चम्मच मेथी रात में पानी में मिला के गर्म पानी में रख दें और सुबह वही पानी पिए। ऐसे 1-8 महीना इस्तेमाल करें और सर दर्द ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं ठीक होता है तो फिर किसी आयुष के चिकित्सक के पास जाएंगे और वो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी वहाँ। और कुछ समस्याएं हैं? सर मेरे को बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, कमर की दर्द, जोड़ों की दर्द। देखेंगे 40 साल के बाद बहुत सारी समस्या आ गई है। ये सब जड़ में यही सब है, जो हमारा पानी पीने का तरीका बदल गया, खाना जो हम प्रदूषित खाने लगे और ज़्यादा कच्चा खाना न खा के पका हुआ खाना खाने लगे और एक्सरसाइज नहीं करने लगे। तो जो व्यायाम है उसको आप करेंगे तो ये कमर की दर्द नहीं रहेगी। और सीधा बैठना है, रात में सोने में पैर फैला के सीधा सोना है, ये करेंगे तो इससे कमर की दर्द जो है आपकी ठीक हो जाएगी। और हल्दी, मेथी, सौंफ, ये तीनों पेन किलर है। गर्म पानी आपके घर में पेन किलर है। अगर हल्दी, मेथी, सौंफ बराबर मात्रा में गर्म पाउडर करके गर्म पानी में 1 चम्मच लें तो इससे ठीक हो जाएगा। और इससे नहीं ठीक होता है तो फिर किसी चिकित्सक से मिलेंगे। और कोई समस्या? बाल झड़ना बहुत लोगों की समस्या है, अभी कोई बता नहीं रहा है, लेकिन सब जो बच्चियां परेशान हैं कि बाल झड़ रहा है। बाल झड़ना स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब बाल निकलना कम हो जाता है, बाल झड़ना जो है ज़्यादा हो जाता है, तो बाल की कमी हो जाती है। तो आप लोगों को ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है। मुल्तानी मिट्टी, आंवला का पाउडर पानी में डाल दें, सिकाकाई पानी में डाल दें और उसको भिगा के सुबह, रात में भिगा दें, सुबह उसके पानी से इस्तेमाल करें तो बाल साफ हो जाएगा। और इससे भी साफ नहीं होता है, डैंड्रफ बहुत लोगों को है, तो डैंड्रफ के लिए आप जो है सुहागा मिलता है अगली दुकान में, उसको गर्म करके पाउडर बना के खट्टी दही, सुहागा और थोड़ा नारियल का तेल और नीम की पत्ती का रस मिला के हफ्ते में 2 दिन प्रयोग करें। इसको करने से डैंड्रफ निकल जाएगा। और जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें अगर भिंगराज होता है ना, भंगरैया, उसका रस निकाल के मिला लें और थोड़ा तेल गर्म करके जब पानी थोड़ा उड़ जाए वही तेल लगाएं तो बाल काला भी हो जाएगा और बाल झड़ना बंद हो जाएगा। और कोई समस्या है? और कोई समस्या है? तो हमने जो खाने पीने का तौर तरीका बताया है, जो बीमार अगर ये करेंगे तो बीमार ही नहीं होंगे, और बीमार पड़ गए तो पहले जो घरेलू इलाज है आयुर्वेद का उसको इस्तेमाल करना है। और होम्योपैथ की जो दवाएं हैं वही दवाएं हैं। होम्योपैथी बहुत ज़्यादा दिन से नहीं, करीब 250 साल से है। और
एलोपैथिक चिकित्सा थोड़ा सा इससे पहले आई है। आयुर्वेद हमारा पुराना है, तो आयुर्वेद से ही सारा पद्धतियाँ निकली हैं। लेकिन एक जर्मन साइंटिस्ट ने इसको पोटेंटाइट डाइल्यूट करके ऐसा बना दिया कि जो पदार्थ जब जितना मिनिमम डोज में इस्तेमाल होता है तो उसकी क्षमता और बढ़ जाती है। तो जैसे आप तुलसी का रस अगर 5 बूंद पीते हैं तो कुछ घंटे ही काम करता है, लेकिन हम उसको जब डाइल्यूट करके अल्कोहल में देते हैं तो कई हफ्ते तक वो काम करता है। तो यही सिद्धांत आया डाइल्यूशन का, जिससे होम्योपैथी एक नाम दे दिया गया और ये ज़्यादा प्रभावी है और पैथियों से। तो इसमें होम्योपैथी में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत सस्ती है, सरल है, वैज्ञानिक है, लेने में बहुत आसान है और साइंटिफिक है। तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए आप लोगों को। तो इससे आप लोगों का ढेर सारा पैसा बच जाएगा। और जो आजकल देखा जा रहा है, पढ़ाई और दवाई और मकान बनाने में 3 जगह बहुत ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है, जबकि पढ़ाई भी जो हमारा सिलेबस है, बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ से जो शिक्षा लेके निकलते हैं उनके पास नैतिक शिक्षा नहीं है। वही शिक्षा हम लोग देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि सर्वावस्था जो चुना गया है कि आप लोग कच्चे घड़े के समान हैं। आप लोगों को जैसे ही पकाया जाएगा उस हिसाब से आप जाके तैयार होंगे और भविष्य में वैसा ही अच्छे नागरिक बनेंगे और देश की तरक्की करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। प्रधानाचार्य जी ने जो हमको ये मंच उपलब्ध कराया, ऐसे स्वामी विवेकानंद इस कॉलेज के प्रांगण में, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा सर ने बताया, किशोर अवस्था एकदम कच्चे घड़े की तरह है, राइट। उसको अगर हम शेप देने की कोशिश करें तो कुछ भी शेप दे सकते हैं। किसी को गिलास बनना है, किसी को मग बनना है, किसी को बाल्टी बनना है, किसी को प्लेट बनना है, राइट। ये आपके ऊपर है। लेकिन एक बार आप परिपक्व हो गए, बड़े हो गए, तो आपका जो बनने का क्रम है, जो सीखने का क्रम है, वो टूट जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं सीखोगे, आप सीख सकते हो तब भी, लेकिन परेशानियां बहुत ज़्यादा होंगी, आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग जिनकी भाषा बहुत ख़राब है, उसको मालूम है कि उसकी भाषा बहुत ख़राब है, उसको कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन अगर आप उससे बोलो कि भैया आपकी भाषा ख़राब है, तो क्या बोलेगा? अतः हम ऐसा है ही, कैसे ठीक हो, हमें ऊपर वाला ऐसे बनाई है। क्या उससे आप उम्मीद करोगे ठीक हो पाएगा? क्योंकि जो उसकी सीखने की टाइम था, जहाँ पे वो आसानी से अपने आप को सुधार सकता था या कर सकता था, वो टाइम वो निकल गया। क्योंकि आपके पास सब कुछ है। हाँ बेटा बोलो, पूछो क्या बोल रहे हो? आपने बोला ना कुछ, पूछिए। नहीं पूछना? मैं नहीं सर। क्योंकि आपके पास सब कुछ है, सीखने की कला है। हो सकता है कि आप अपनी आदतें बिगाड़ चुके हो या बिगड़ चुके हो, क्योंकि इसमें आपका दोष है ही नहीं। बाल अवस्था में जो चीज़ें आपने देखी, सुनी, महसूस की, जिसको सुना, किसी से इम्प्रेस हुए, किसी से नहीं हुए, किसी से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गए, तो आपने उस चीज़ को अपना लिया। क्योंकि ये शरीर किसी के साथ सीख कर नहीं आता है। हम लोग कहीं ना कहीं से सीखते हैं, लेकिन हमको पता है कि वो गलत है, हमें महसूस होता है गलत है। तो इस किशोर अवस्था में उसको बदला जा सकता है आसानी से। ऐसे ही एक क्रम आता है किशोर अवस्था में, जब हम गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं। वो गलत रास्ते आज से, वो बहुत छोटे होंगे गलत रास्ते, लेकिन वो कहाँ पे जाके खत्म करेगा, क्या रूप लेगा, और वो कानूनी दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और हमारी दृष्टि से कहाँ तक लाभदायक है, इसके ऊपर एडवोकेट उमा शंकर पांडे जी बताएंगे आपको। और ये हाई कोर्ट के वकील हैं, इनकी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा, अगर आपने ऐसी कोई आदतों में फंसे हैं तो कम से कम अभी से ही अभ्यास करें कि उसको ना करें। तो आप एडवोकेट महेश्वरी पांडे सर के स्वागत करें और ताली बजाएं। मैं माफी चाहूंगा कि मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा था, प्लीज सर।
शिक्षा कार्यक्रम के बैनर तले उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, हमारे अध्यापक और अध्यापिकाएं महोदय, परम आदरणीय डॉक्टर राजेश तिवारी जी और इंजीनियर राकेश पांडे जी। अभी जो विषय पांडे जी ने बताया है कि किशोरावस्था में कदम रखते ही कुछ बच्चे और बच्चियां अनजाने में गलत संगत की वजह से अपराध का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, तो वो बड़ी कानूनी उलझन में फंस जाते हैं, फिर उनके लाइफ का पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। और किशोरावस्था में गलत रास्तों पर कदम रखने के लिए सारी चीज़ें एकदम बहुत अनुकूल होती हैं। जैसे कि जीवन जीने के लिए बसंत का मौसम बहुत ही अच्छा होता है, उसमें सबको बहुत ही अच्छा फील होता है। इसलिए क्राइम करने के लिए, अपराध करने के लिए किशोरावस्था बहुत ही अनुकूल अवस्था है। इसमें फटाफट तुरंत डिसाइड करता है माइंड कि हाँ ये काम कर ले। बच्चे हैं, 4 लोग मिल के चला के मिल के मारल जा साले, हाँ तुरंत तो एकदम डिसाइड कर लेंगे। ये नहीं देखेंगे क्यों मारा जाए, क्या जाए, हम कानूनन कोई अपराध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कोई विचार नहीं करेंगे। नया खून जोश मारता है और तुरंत ही डिसाइड कर लेते हैं, तुरंत ही ऑफेंस कमिट कर देते हैं। जब आप ऑफेंस कमिट कर देते हो तो आपके लिए कानून बना हुआ है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। क्या नाम है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो किशोरावस्था न्याय अधिनियम है। तो आप लोगों को उस कोर्ट में उस अधिनियम से किशोरों को गवर्न किया जाता है और उसमें आपको सुधार गृहों में भेज दिया जाता है। सुधार गृहों में भेज दिया जाता है तो आपका वहाँ सुधार होने के बजाय क्या हो जाता है? बर्बादी होने लगती है, क्योंकि वहाँ पहले से अपराधी बैठे हुए हैं। वो सुधार गृह केवल नाम का है। कई चीज़ें देखते हैं ना आपको कि हम लोग किताब में कुछ लिखा है, प्रैक्टिकल में बड़ा अंतर है। यह आप लोगों ने अपनी लाइफ में महसूस किया है कि नहीं किया है? जो किताबों में पढ़ के आते हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ हमारी है उसमें बहुत अंतर है। जैसे रेडियो टीवी में प्रचार आएगा, ये स्वास्थ्य संबंधी ये समस्या हो तो वरिष्ठ चिकित्सक से, किसी अस्पताल के या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें। अब आप वहाँ संपर्क करने जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे तो डांट के भगा देंगे। समझ रहे ना? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वहाँ पे जा कर के आदमी की लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो किशोरावस्था में होता क्या है, जैसे ही हमारी आयु 9 के ऊपर क्रॉस करने लगती है, वैसे हमारे शरीर में तमाम बदलाव शुरू हो जाते हैं। ये बदलाव किस वजह से होते हैं? ये पूरा शरीर हमारा केमिकल फैक्ट्री है। तरह तरह के केमिकल यहाँ उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। और अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग चीज़ों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो किशोरावस्था में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे मन में एक ऐंठन सी आ जाती है। सुबह उठेंगे, जैसे ही बॉडी को तानेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आईने के सामने जाएंगे, कॉलर टाइट करेंगे, बाल पे ऐसे फेरेंगे उंगलियां। मेरे पास तो बाल ही नहीं है, आप लोगों के पास तो होते हैं। ऐसे हाथ फेरेंगे। हाँ, इसके बाद थोड़ा देखेंगे कि मैं भी कुछ हूँ, थोड़ा बॉडी शाडी बनाएंगे, जिम जाने की सोचेंगे। ये तमाम चेंजेस होने लगते हैं। आवाज़ बदल जाती है, सोचने का नज़रिया बदल जाता है, सब कुछ सुहाना सुहाना सा लगने लगता है। या तो सब कुछ प्लीजेंट फील होगा या एकदम निराशा अचानक आ जाएगी, क्या करें, हैं छत पे गिर के जान दे दें कि फांसी लगा लें, कि किसी को मार डालें, कि मर जाएं। कभी कभी ऐसी भावनाएं आती हैं। कभी कभी बहुत कुछ मौसम एकदम ही अच्छा लगने लगता है, लोगों की सीख, बड़े लोगों बुजुर्गों की बात पसंद नहीं आती है। तो ऐसे अवस्था में यौन अपराध ज़्यादा होते हैं। जैसे ही हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन उत्सर्जित होते हैं कि अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ने लगता है। लड़के का लड़की से, लड़की का लड़के से। कुछ प्राकृतिक रूप से ऐसा जो है नेचुरल बनावट है कि आकर्षण बढ़ने लगता है।
इसमें जो है एक 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 अपराध होता है होमोसेक्सुअलिटी। वहाँ लड़के लड़के आपस में मिल करके यौन अपराध कर बैठते हैं। तो इन सब अपराधों की और इन सब बीमारियों की जानकारी आपको पहले से रहेगी तो आप उससे बच जाएंगे, जेल जाने से बचेंगे, आपका जो है करियर बर्बाद होने से बचेगा और आप पढ़ाई में अच्छी तरह से मन लगा पाएंगे। यही एक ऐसी आयु है, यही एक ऐसी बेला है जिसमें हम अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फैक्टर है। इस पर गौर करके हमें क्या करना है, कैसे रहना है, रहन सहन की आदतों को सुधार करके अपराधों से अपने को दूर रखते हुए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है और देश के लिए अपना योगदान जो है वह सुनिश्चित करना है कि हम इसी में से कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई किसान बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा। सारे लोगों की ज़रूरत देश को होती है। मल्टीफोल्ड एक्टिविटीज़ चलती हैं। सब एक्टिविटीज़ में हमको बराबर की भागीदारी निभाते हुए आगे बढ़ते रहना है और अपराधों से दूर रहते हुए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए अपने माता पिता शिक्षकों की बात मानते हुए बुजुर्गों की सेवा करते हुए देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आज़ादी की कीमत समझते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो आप लोग संकल्प लें कि आज जो ये एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है इससे आपके जीवन में एक नया झुकाव पैदा होगा और सीख लेने की एक नई चाहत के साथ आप आगे बढ़ेंगे और भविष्य में ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जो आपके देश के कानून के प्रति और संविधान के प्रति आपको जवाबदेह बनाती हो और ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने करियर को उज्जवल भविष्य को प्रशस्त बनाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम इंजीनियर राकेश पांडे जी का आह्वान करते हैं कि वो आपको साइकोलॉजिकल टूल्स देंगे। टूल्स आप लोग जानते हैं, औजार। आपके पास औजार अगर होते हैं तो आप कोई भी नट आसानी से खोल लेंगे। औजार अगर नहीं तो नहीं खुलेगा नट। तो आपके ब्रेन का जो नट है वो कैसे खुलेगा, उसके लिए टूल्स देंगे ये। इससे आप लोग अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को सजग रखते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा ग्रहण करेंगे। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल्स इंजीनियर राकेश पांडे जी देने वाले हैं आपको। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और अगर आप जीवित और जागृत हैं तो प्रमाण बताइए। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तालियां बजाइए। बच्चों, आप लोगों को मालूम है इस वक्त सर बहुत बिजी हैं। हमारे प्रोफेसर साहब और एडवोकेट साहब दोनों लोग अपने ऑफिस आवर्स को छोड़कर यहाँ पे आपके पास में आए और आप लोगों को एक ऐसी जानकारी दी। ऐसे तो आप लोगों को ये जानकारी कहीं ना कहीं मिल जाती, घर में बहुत लोग बोलते हैं बात, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, इस तरीके से कभी सुने हो क्या? नहीं ना। तो हम चाहेंगे कि सर अपना कीमती समय जो हमको दिए हैं इसके लिए हम इनको धन्यवाद करें और जोरदार ताली बजा के। मैं कंटिन्यू करता हूं। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे। अब मैं, अच्छा लगेगा। आप लोग बैठिए ना प्लीज, आइए खड़े मत रहिए, आइए। तो अब आप लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है कि जितनी चीजें आपको बताई गई, राइट, इन सब में हमारा क्या योगदान है? हम तो वही देखेंगे जो समाज कर रहा है। हम किसी का मुंह बंद कर सकते हैं क्या कि वो बुरा मत बोले? हम क्या अपने मन को कैसे कंट्रोल करें? उतावलापन रहेगा ना। आइए मैडम प्लीज बैठिए ना। आपके मन में ये उतावलापन हमेशा रहेगा। क्या आप चाहते हो कि मैं ना पढ़ूं? आप सभी लोग पढ़ना चाहते हो लेकिन मन नहीं लगता। हर कोई सुबह उठता है और ये सोचता है कि मैं बेहतरीन दिन निकालूंगा। आज का जो दिन है वो मेरा अब तक की जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होना चाहिए, ऐसा सोच के उठते हो आप। लेकिन उसके बावजूद भी शाम होते होते बिस्तर पे जाते जाते आप निराशा क्यों हो जाती है? समझ नहीं आता कि सुबह उठ के करूं क्या। कोई मकसद ही डिसाइड नहीं होता, क्योंकि 24 घंटे हमारे पास जो हो रहा है, कोई कचरा फेंक रहा है, आप देख रहे हो कचरा फेंक रहा है प्लास्टिक का, कोई पान खा के थूक रहा है, उसको मना नहीं कर सकते ना।
क्या कर सकते हो? नहीं। दो लोग झगड़ा कर रहे हैं और उस झगड़े के बीच में वो गुस्से में बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के, एक दूसरे को मार पिटाई करके, गाली गलौज करके, क्या आप उसको रोक सकते हो? लेकिन आपने उसको देखा और सुना, आपने उसको महसूस किया। क्या ये आपके बस में है? क्या आपके बस में है? आपने उसको कैसे देखा, कैसे सुना और क्या महसूस किया? आपने ये सीखा कि मुझे क्या करना है और क्या। आपने देखा कोई चाउमीन खा रहा है, बड़े स्टाइल से खा रहा है, तो आपका मन में लालसा हुई, कितना मजे से खा रहा है, सुर करके खा रहा है, आपको पसंद आया, आपके दिमाग में पिक्चर बनी, आपने जब उसको सुरसुराया तो आपने अपने कानों से सुना और उसको महसूस किया कि कितना चटर चटर करके खा रहा है, आपके स्वाद इंद्रियां एक्टिवेट हो गई। तो क्या आप उसको मना कर पाओगे? कोई बंदा बहुत खूबसूरत कपड़े पहन रहा, आपने उसको देखा, देखकर उसको समझा कि कितना खूबसूरत दिख रहा है, लोग इसको कितना अट्रैक्शन दे रहे हैं, कितना हाव भाव दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें भी ऐसे ही इंपॉर्टेंस मिलेगा, हम भी सबसे अलग दिखेंगे ऐसे। आपने देखा कोई बंदा बुलेट लेके जा रहा है और डब 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 आवाज कर रहा है, आपको लगा कि अगर मेरे पास बुलेट रहेगी तो मेरी एक अलग पहचान होगी, लोग मुझे देखेंगे और बोलेंगे वाह बाबू साहब जा रहे हैं। ऐसा होता है? नहीं होता। आपने जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया, ये सारी चीजें इसे कहते हैं इनपुट। ये आपकी पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए आपके दिमाग तक गई। जब वो गई तो आपने उसके ऊपर क्या सोचा और उसके ऊपर क्या कल्पना की, क्या भावुकता लाए, क्या भावना लाए, ये कौन करता है? मैं। क्योंकि जब भी कोई संदेश आपके दिमाग तक जाता है तो उसमें भावना नहीं आती है, उसमें भावुकता नहीं आती है, और ना ही वो अच्छा और बुरा लेकर आता है। वो हमारे ऊपर तय करता है कि हमने उसको कैसे प्रोसेस किया। अगर हमें वो पैशनेटिंग लगा, हमें लगा कि गाली देना एक बड़मने या बड़ा बाहुबली का संबंध है, तो आप वैसा सोचोगे, वैसा विचार करोगे और वैसा बन जाओगे। और फिर अगली बार जब आप वैसी सिचुएशन में आओगे, ऐसी परिस्थिति में आओगे, तो आप उसका वैसा ही अनुसरण करोगे जैसा आपने उसको देखा, उसको आप कॉपी करोगे। और यहीं पे हमारा दिमाग कंफ्यूज होता है। क्या होता है? उसको समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि हमारे चारों तरफ गलत इतना फैला है कि सही हमको दिखाई नहीं देता। तो क्या सही नहीं है? सही है, लेकिन अभी तक हमने उसको देखा नहीं, महसूस नहीं किया। और जब वो कोई सही बोलता है तो हम वहां पे अपने सारे कान, आंख, नाक सब बंद करके भाग जाते हैं। अगर कोई आपको अच्छी बात बोलता है तो इमीडिएटली आपका शटर डाउन, क्योंकि दिमाग एक वक्त में दो काम नहीं कर सकता। दिमाग एक साथ एक वक्त में दो काम नहीं कर सकता। वो या तो अच्छा देखेगा या बुरा देखेगा और उसको प्रोसेस करेगा आपके अनुसार, आपने अभी तक क्या सीखा है। और ये आता कहां से है? हमारे पास किशोर अवस्था में हम कब आए? 9 साल पे। 8 साल की जिंदगी हमने कैसे बिताई, क्या भाषा हमने बोला। क्या ये भाषा आपको किसी स्कूल में सिखाया गया जिस भाषा में आप बात करते हो? कमर सीधी नहीं हुई ना, क्योंकि मैंने कहा था आने वाले घंटे से 1.5 घंटे अगर आप अभ्यास करते हो और लगातार 21 दिन तक कमर सीधी रखोगे तो आप देखोगे आप ऑटोमेटिकली टेढ़े नहीं होगे, सीधे रहोगे। ये सर नमस्कार, प्रिंसिपल सर का स्वागत करिए जोरदार ताली। क्योंकि दिमाग एक वक्त में दो काम नहीं करता, या तो वो अच्छा देखेगा या तो वो बुरा देखेगा। अगर किसी को आपने बुरा करते देखा और आपके दिमाग में अच्छाई भरी है, आप केवल अपने अच्छे को ही देखते हो, अच्छे को सुनते हो। इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन टेक्निक।
अगर आपने इसका विकास इस किशोर अवस्था में कर लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे ये नहीं करना है। अगर किसी को प्लास्टिक खेत में फेंकते हुए देखोगे, इतना प्रचार चलता है टीवी के ऊपर सब जगह, अगर आपको पता चल गया कि प्लास्टिक मुझे कचड़े को खेत में नहीं फेंकना है और उसका अभ्यास करना है कि एक ऐसी जगह पे जमा करना है जहां पे कचरा जमा होता है या फिर जहां से आसानी से इसको डिकम्पोज किया जा सकता है, अगर आप इसका अभ्यास करोगे तो क्या आप उसको फेंकोगे उधर? नहीं। शर्त यह है कि आप उसका अभ्यास कैसे करते हो। अब समझ में नहीं आता, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं ये फिल्ट्रेशन टेक्निक लगाऊं कैसे, राइट? प्रॉब्लम यही है ना, हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो हमको बताएं कि पढ़ाई कैसे करनी है, अच्छा कैसे देखना है, बुरा कैसे अलग करना है, राइट? और अगर दिमाग में कोई विचार आए तो उस विचार को कैसे सर्च करके एक इंफॉर्मेशन में बदलना है। और रोज सुबह जब बिस्तर छोड़ूं तो मैं उतनी एनर्जी के साथ छोड़ूं कि मैं शाम को जब बिस्तर पे जाऊं तो अगले दिन फिर सुबह उठने का मन करे। तो जो 6 घंटे से 8 घंटे की नींद बोली गई है वो तभी पूर्ण होगी जब आपका दिमाग को यह पता चल जाएगा कि मेरे पास सुबह का एक टारगेट है। आप देखोगे आप बिस्तर से उठ जाओगे, वो टारगेट होता है मोटिवेशन या प्रेरणा। अब ये प्रेरणा कैसे आएगी और फिल्ट्रेशन सिस्टम कैसे बताएगा? मैं पहले ये 2 चीजें बताऊंगा। किसी का नाम प्रेरणा तो नहीं है यहाँ पे? पक्का? ठीक है, वेरी गुड, कोई नाराज नहीं होना। प्रेरणा हिंदी शब्द है और मोटिवेशनल इंग्लिश। दोनों का मतलब एक है कि सुबह मैं बिस्तर से तुरंत उठूं और सारा दिन अपना जिंदगी का सबसे कीमती दिन कैसे बनाऊं, उस दिन में क्या ऐसा सीखूं या क्या मैं ऐसा करूं कि मेरा आने वाले कल का मेरे को उतावलापन रहे। ये कब होता है? ये आपके साथ जब होता है जब आप कहीं जा रहे हो, पता चल जाए कि आज कहीं घूमने जाना है या किसी की शादी बारात में जाना है या बर्थडे में जाना है, तो भैया बिस्तर से तो 3 बजे उठ जाओगे आप। आपकी प्रेरणा फिक्स है ना। हो सकता है बिस्तर में 12 बजे या 1 बजे भी सो, लेकिन क्या 3 बजे उठ के आपको थकान लगेगी? आप कपड़े उपड़े पहन के तैयार हो जाओगे, ना ठंडा लगेगा, ना कपड़े छोटे होंगे, ना आपको भूख लगेगी, और समय पे सब कुछ हो जाएगा, नाश्ता पानी और सुसु उसु सब क्लियर। ये मोटिवेशन कैसे लाऊं, यही सवाल है ना। होता है कि नहीं होता? ये एक एग्जाम्पल है और ये मनपसंद चीज है। मैंने पहले बताया दिमाग एक वक्त में नहीं, सुने नहीं, एक वक्त में तो एक काम हमें डिसाइड करना है। क्या करना है? वो कौन करेगा? हम लोग कितने बोल रहे हैं? हम कितने वाले? हम कितने हैं? बोलो, हाथ ऊपर करें। अरे भैया लोग कद रहे हैं, हम वाले हाथ ऊपर उठाओ। 1 2 3 4 5 6। और मैं वाले कितने हैं? अब मैं वाले कितने हैं? 1। आप मैं वाली हो? क्या नाम है बेटा? ताली बजाइए इनके लिए। ये जितने हम वाले हैं ना, ये सब बोलते हैं हम ना खाते रहे, हमके जबरदस्ती खिला दे, हम ना जाते रहे नहीं, हमके पकड़ के ले गई ना, हम तो स्कूल में ना जाते नहीं, पापा जबरदस्ती एडमिशन करा देना। हमें हम नहीं, मैं। क्या बोलो? मैं। जोर से बोलो, बड़ी कंजूसी है, आवाज नहीं आ रही। कितने बच्चे हो गए आप लोग? 50-100 बच्चे होंगे। मेरी आवाज सबसे तेज है। मैं तक आने के लिए मैंने 3 गुण आपको पहले बता दिए थे, जिसका अभ्यास आप लोग बहुत बेहतर तरीके से कर रहे थे। मैंने देखा मैक्सिमम बच्चे वो 3 गुण का पूरा इस्तेमाल किए। वो कमर सीधी करके बैठे रहे, पूरी बात ध्यान से सुन रहे थे, और वो बच्चे यहां तक प्रश्न भी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्योंकि पहली बार है तो बच्चों को अभी तक पूरा सब्जेक्ट पता नहीं है, राइट? लेकिन कम से कम 2 लोग किए ना 3 में से तो पास हो गए, क्योंकि हमारा देश 33% वाला है। कितना? 33 मतलब पास, और मेरी तरफ से आप सभी पास हुए। अब मैं आपको 2 गुण की और बात करूंगा। किशोर अवस्था में हमारी हाइट बढ़ जाती है अचानक और आवाज बदल जाती है। ज्यादा प्रॉब्लम आती है हम कैसे खड़े होते हैं। क्या हम बैलेंस खड़े हैं?
और हमारी आवाज की जो पिच है वो बदल जाती है। आवाज, लड़कों की आवाज जैसे सर ने बताया मोटी और स्ट्रॉन्ग ऊंचे पिच में हो जाती है, और लड़कियों की वही सॉफ्ट और कोमल और मधुर हो जाती है। लेकिन इसका कितनी आवाज निकलनी चाहिए कि दूसरे के कान तक जाए, कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। अगर मैं आपको कोई बात बोलूं आपके कानों तक ना जाए तो क्या पूरी इंफॉर्मेशन लोगे? ले पाओगे क्या? नहीं। आपकी आवाज और खड़े होने का लिहाजा यह निश्चित करता है कि आपका आत्मविश्वास कितना है। आपका बॉडी लैंग्वेज, इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। आवाज जो मैंने निकाली कितनी पिच पे निकलनी चाहिए और कितनी कठोर और कितनी प्यार से बोलनी चाहिए, और समय अनुसार कितनी निकलनी चाहिए कि कम्युनिकेशन पूरा हो जाए, संचार। आवाज एक अलग सब्जेक्ट है और भाषा एक अलग चीज है। भाषा एक माध्यम है जब दो लोगों के बीच में अपने हाव भाव और विचारों को पहुंचाया जाता है, लेकिन ये एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है। मतलब अगर मैं आपको कोई चीज बोल रहा हूं, आप मेरी बात को सुने। अगर आपने अपनी पलकों से या अपनी नजरों से या अपनी बॉडी लैंग्वेज से या शब्दों में मुझे नहीं बताया तो क्या मैं समझ पाऊंगा कि आप तक वो बात गई कि नहीं? नहीं होगी ना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मैं अपनी बात बोलूं और आप मुझे उसका रिप्लाई करो। किन माध्यमों से? जो मैंने 4 बताए। किसी भी एक माध्यम से, पलके झपका दो, गर्दन हिला दो, या बॉडी लैंग्वेज, आंखों से आंखें मिलाकर। अगर हम इसकी अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस रोज, तो 2 गुण आपकी जिंदगी में और जुड़ गए। 90% का प्रॉब्लम यहीं पे है। आपके अंदर जो इंफीरियर कॉम्प्लिसिटी की प्रॉब्लम है कि छोटे शहर या बड़े शहर या गांव, तो आपकी भाषा, आपके पास पता है, आपके पास एक भाषा है जो ऊपर वाले ने दिया है। वो क्या है? जो भाषा आप बोलते हो, राइट। दूसरी चीज आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप कितनी पिच में बोलते हो तो सामने वाला समझ जाएगा कि इस बंदे की आवाज अच्छी है और ये बंदे को आत्मविश्वास है, ये इस टॉपिक पे जानता है, या मैं इसको काम दूंगा तो काम पूर्ण करेगा। लेकिन अगर वहीं पे आप अपनी बॉडी को लूंज पूंज बना लो, ऐसे नजरें फेर लो, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस शो करेगा? नहीं ना। क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर आपकी बॉडी में एक एनर्जी या एक ऊर्जा का प्रसाव करता है, और वो ऊर्जा हमें नजर नहीं आती है। इसे बोलते ओरा। आपने देखा है जब भगवान बुद्ध होते हैं उनके पीछे एक बड़ा सा गोल सा बनता है, वो अदृश्य है, उसको देखा नहीं जाता, उसको महसूस किया जाता है। क्या जाता है? वो दिखता नहीं है। वो हर इंसान के पास है। या जितने बच्चे बैठे हो सबके पास एक ना दिखने वाली एनर्जी की चादर है। अब ये एनर्जी की जो चादर ना दिखने वाली है, यही तय कर पाता है कि आपके दोस्त कौन बनेंगे, दुश्मन कौन बनेंगे, और किनको आप इसमें घुसने देते हो। ये चीजें तय कर पाती हैं आप किस तरीके से खड़े रहते हो। आपने देखा होगा अगर आप सही ढंग से और ऊंची आवाज में करोगे, ये समय अनुसार निकलती है, और आपको इसी का अभ्यास करना है। पता चला 90% काम आपका यही हो गया, और इसी की वजह से ही डांट पड़ती है, इसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब ये एनर्जी कैसे जनरेट होगी, राइट? हमने ये 5 कलाएं सीख ली। कोई बताएगा 5 कलाएं कौन कौन सी है? 5 गुण कौन कौन से मैंने बताए अभी तक? कोई एक बच्चा? किसी ने सुना नहीं? चलो कोई नहीं, 50% बता दो, कोई 2 ही बता दो। क्या नाम? बोलो। वेरी गुड। और किसी ने नहीं सुना? मुझे लगता है आप लोग मिस कर गए फिर से। चलो मैं फिर से बोलता हूं। सुनने की पहली कला जिसमें आप लोग निपुण हो रहे हो, पूरी बात सुनते हो, लेकिन जब मम्मी बोलती तो सुनते हो क्या? अब मम्मी तू समझू ना। कोई छोटा भाई बहन बोल रहा होगा तो सुनते हो क्या? आप परिस्थिति के हिसाब से सुनते हो? नहीं। सबसे पहले सीखने की कला है सुनना, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला। दूसरी इंपॉर्टेंट कला कैसे बैठा जाए, बॉडी को औसतम कैसे रखा जाए। आप लोग कमर सीधी करके, वो भी आप लोग कर रहे थे।
तीसरी कला मैंने बताई थी प्रश्न पूछने की सब्जेक्ट के अंदर। अगर आप सही प्रश्न पूछ रहे हो क्लास के अंदर या कहीं पे भी जिस टॉपिक पे बात हो रहा है उस टॉपिक पे प्रश्न पूछ रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर रहे हो, मतलब आप सीख रहे हो। चौथी मैंने बताई बॉडी लैंग्वेज कैसे खड़ा हुआ जाए, और पांचवी मैंने बताई कम्युनिकेशन, जो बेटी ने बताया। उनके लिए जरा ताली बजाओ। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है? कम्युनिकेशन, भाषा। अब ये मैं मानता हूं कि 5 चीजें आ गई, और ये भी बता दिया कि दिमाग एक वक्त में 2 काम नहीं करता है। तो दिमाग को एक जगह पे कैसे लगाएं, कैसे फिक्स करें कि मुझे बनना क्या है, कैसे दिमाग को बताएं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, कैसे मैं बताऊं कि बेटा भाग मत, पढ़ाई पे मन लगा, और जो पढ़ वो याद रहे, और मेरे उतने ही दोस्त बने जो मेरे को पढ़ाई में मदद करे, या जो मैंने लक्ष्य तय किया है। मेरा लक्ष्य क्या हो सकता है? बहुत सारे बच्चों का यहां पे लक्ष्य है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर घर से आए हैं, गरीब घर से आए हैं, गांव से आए हैं, शहर से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, कौन हमें पढ़ाता है, यह तय करता है मैं। कौन? मैं क्या करना चाहता हूं और मेरा मकसद क्या है। अगर मैं ये चाहूंगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, या मुझे एक बेहतरीन किसान बनना है, जो आप लोगों में से बहुत लोगों का लक्ष्य नहीं है, जबकि ये आपका बेसिक चीज है। तो आप कैसे डिसाइड करें? लेकिन कोई बच्चा होगा बोलेगा सर मैंने तो कोई लक्ष्य डिसाइड नहीं किया, मैं तो बहुत छोटी क्लास में हूं, 8th और 9th में हूं, मुझे तो पता भी नहीं कि इसके बाद जिंदगी क्या होती है। तो एक बेहतरीन बच्चा बनेगा और जो चीज पढ़ेगा उस चीज को याद रखने की कोशिश करेगा। वो जानता है कि पढ़ाई का मतलब बहुत है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हो पढ़ाई से क्या चीजें हो सकती है। आप लोग अपनी जिंदगी के साथ बहुत संघर्ष कर रहे हो। इतनी दूर जब आप अपनी साइकिल चला के आए तो कोई लक्ष्य होगा आपके अंदर। वो क्या है? पढ़ाई करके अपनी यथास्थिति से ऊपर उठना। लेकिन समस्या ये है कि मैं किससे जाके पूछूं, मेरे को प्रोनाउंस उच्चारण करनी नहीं आ रहा था, मैं कैसे पूछूं। इसका एक ही कारण है कि मैं दिमाग को एक जगह लगाऊं। वो किसी ने कुछ पूछा बेटा? दिमाग के 2 रूप होते हैं, एक चेतन जो अभी इस वक्त आप महसूस कर रहे हो, मुझे देख रहे हो, ये धूप, ये गर्मी, ये चिड़िया की आवाज, ये पेड़, हरियाली, ये रंग, ये समय जो महसूस कर रहे हो, ये चेतन मन में है। लेकिन अब चेतन मन को ये पता भी नहीं, वो कोई भी काम करेगा तो आपके चेतन को आपको पता भी नहीं चलेगा वो काम हो रहा है। जैसे इस वक्त बैठना या खड़े होना, ये एक लंबे समय का क्रिया के हिसाब से आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा बन गया है कि मैं ऐसे ही बैठूंगा। आप कितना भी सीधा होने की कोशिश करो लेकिन धीरे धीरे आप टेढ़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी तक आपको पता भी नहीं है कि मैं कब टेढ़ा हो गया। आपको यह भी नहीं पता चला मैं कितनी सांसें ले चुका हूं, कितनी आंखें पलक झपक चुका हूं, और ये समय इतनी देर में इतना निकल गया आपको पता भी नहीं चला। लेकिन आपका अवचेतन मन आपका व्यवहार कर रहा होगा। जैसे पैर हिलाना, पैर को क्रॉस करके बैठना, ये लंबे समय से आपने अभ्यास किया है तो आपने आपकी बॉडी वैसे हो जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पे समझो आपके अवचेतन और चेतन मन के बारे में, फिर मैं अवचेतन मन में कैसे प्रोग्राम किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा कि दिमाग को एक जगह कैसे फोकस किया जाए। जब आप पहली बार साइकिल चलाए होंगे तो आप साइकिल को जब चलाए होंगे, राइट? साइकिल चलाते हो सब लोग? कितने लोग चलाते हो? मतलब सबको फीलिंग्स है अंदर से, है ना? आपने महसूस किया ना साइकिल चलाते वक्त? तो ताली तो बजाओ अपने लिए। जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो आप कर चुके हो, साइकिल चलाना। जब आपने पहली बार साइकिल चलाया होगा, साइकिल पे बैठा होगा, तो साइकिल बड़ी रही होगी, आप छोटे रहे होंगे, राइट? और आपको यह भी नहीं पता होगा कि वो तेज भागेगी तो कंट्रोल कैसे करना, ब्रेक कैसे लगाना है, पैडल कितना मारना है, और उसको 90 डिग्री बैलेंस, 2 ही पहिए पे ना,
वो क्या खड़ी रह सकती है? वो तो छोड़ोगे गिर जाएगी। लेकिन आपका बॉडी उसको बैलेंस करना सीखता है 90 डिग्री पे। तो जब पहली बार आपने दिया होगा तो बैठे होंगे तो गिर गए होंगे, चोट लगी होगी, दर्द हो रहा होगा, राइट? लेकिन आज की डेट में जब आप साइकिल चलाते हो तो आपको पता चलता है कि आप जाके पैडल देखते हो, क्या आगे देखते हो कार रुकना है, आप बैठते हो और अपने हिसाब से बातचीत करते हुए अपनी हैंडल घुमाते हो और जो लक्ष्य है वहां तक पहुंच जाते हो। अब रास्ता भी पूछना नहीं पड़ता होगा यहां तक, लेकिन पहली बार आए होंगे तो रास्ते भी भूल जाते होंगे। वो आपके अवचेतन मन का कमाल है, आपने लंबे समय से अभ्यास किया। अब क्योंकि अवचेतन मन के बारे में आप जान गए हो कि वो ऐसी क्रिया है जो आपको पता भी नहीं चलता कैसे कर रहा है, उसको कैसे प्रोग्राम करना है। तो गलत आदतें आप सभी को अपना पता है ना? आप सभी लोग उस चीज से संघर्ष कर रहे हो, रोज आप उससे संघर्ष कर रहे हो, क्योंकि परिवार में, गांव में, समाज पे, रोड पे रोज आप बुरी चीजें देख रहे हो। अच्छी चीज नहीं दिख रही। अच्छी चीज दिख रही है क्या? कोई बता रहा है? डेली पढ़ाई के ऊपर डिस्कशन होता है क्या? नहीं, सारी बेईमानी के बारे में बात होगी। नंबर 2 की कमाई से बनोगे, रिश्वत दोगे तो नौकरी मिलेगी, कचरा फेंकोगे, पेड़ काटो, गाली दो, पान खा के थूको, बदतमीजी करो, ये चारों तरफ फैला है। और इसी से हम लोगों को लगता है कि यही जिंदगी है। नहीं, अब मैं आपको एक मंत्र दूंगा, वो मंत्र की एक्सरसाइज पहले हम करेंगे। क्या करेंगे? ये एक एक्सरसाइज है। शायद आप में से बहुत सारे बच्चे हंसेंगे क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जब पहली बार आप लोगों ने कपड़े पहने होंगे, क्या कंफर्टेबल थे? नहीं। लेकिन आज जब पहनो तो कंफर्टेबल है। आज अजीब लगते क्या वो कपड़े? नहीं लगते ना। ऐसे ही ये व्यवहार भी है। अगर रोज अभ्यास करोगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी। कम से कम 21 दिन तक, रोज, संडे मंडे नहीं होता है, रोज मतलब रोज। तो मेरे पीछे रिपीट करोगे? सब कुछ मुझे ही करना है क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? मैं जिम्मेदार हूं अपने व्यवहार के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने इस समय के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने दुख के लिए, अपनी खुशियों के लिए। अगर मैं किसी के साथ झगड़ा करता हूं तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरे माँ बाप नहीं, मेरे भाई बहन नहीं, मेरे पड़ोसी नहीं, मेरे गुरु नहीं, मेरा स्कूल नहीं, मेरी गली नहीं, मेरी सरकार नहीं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं खुद। कौन जिम्मेदार है? तो हम लोग रिपीट करते हैं इसी एक्सरसाइज को, और इसको आप चाहे तो मौखिक रूप से जोर जोर से भी बोल सकते हो, और अगर बोलने में शर्म आ रही हो तो अपने मन में खुद इस बात को रिपीट करो। करोगे? और जो लोग नहीं बोलना चाहते वो अभी भी जिम्मेदारी दूसरों को देंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। पहले माँ पे बोलते हैं, माँ, मैं, जोर से बोलो, मैं। बड़े कंफ्यूज हो आवाज निकालने में भी। अभी तो एक कला सिखाइए 5 में से, अभ्यास तो करो। आवाज मेरे कानों तक नहीं आ रही। सर आपके कानों तक आ रही है? देखो सर भी बोल रहे, थोड़ा आवाज बोलो। मैं अपने समय के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। रिस्पॉन्सिबल समझ में आता है? कितने बच्चों को आ रहा है? जिम्मेदार, वेरी गुड, ताली। ये लड़कियां बड़ी होशियार है, लड़के लगता है मजे मार रहे जिंदगी के। किसी ने कहा ना कि अभ्यास में जितना खून बहाओगे लड़ाई में उतना कम खून बहेगा। तो ये अभ्यास का क्षेत्र है आपका। यहां जितना आप अपने आप से बात करोगे, अगर आपको यहां जितनी बेइज्जती होगी, बाहर जब नौकरी करने जाओगे या समाज के बीच में आओगे उतनी कम बेइज्जती होगी। अगर यहाँ पे टीचर आपको डांटता है, मारता है, तो उसको अपने लिए बुरा मत समझो, वो आपको सही तरीके से गढ़ रहा है। लोहा को सीधे करना तो ठोकना पड़ता है ना। तो शुक्रिया करो, और यहाँ पे जितना आप गलती करोगे उतना सुधारा जा सकता है। लेकिन बाहर अगर गलती करोगे तो पता चला कि आपका बिजनेस निकल गया, आपका घर बिक गया, पता लगा बीमार हो गए, हॉस्पिटल में हो, पैसे बर्बाद हुए। जितनी अभी डॉक्टर साहब और वकील साहब ने बताया है, ये मत समझो कि आपकी सेहत के लिए। नहीं। एक बार अपनी आंख बंद करो, विजुअलाइज करो कि इतनी सी प्रॉब्लम की वजह से लोगों का घर बिक गया, जमीन बिक गई। और रोज हमारे यहाँ होता है, और लोगों की कहानियां सुनते हो आपको लगता है मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उससे भावनात्मक रूप से अटैच नहीं हो। और परिवार में होता है तो रोते रोते दुखी हो जाते हो, क्योंकि हम लोग उससे भावनात्मक रूप से अटैच नहीं है। इसीलिए तो कोशिश करो मैं पे। फिर से बाबू, आपको बैठने में दिक्कत हो रही है, आप आगे आ जाओ प्लीज। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक सीट खाली है।
अजी अजी आपका इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन पीछे बैठो इतनी तकलीफ में कैसे इंटरेस्ट आएगा? बैठो, शेयर करो। वेरी गुड। चलो मैं पे करते हैं। मैं अपने खुशियों के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपने समय के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपने दुख के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपनी पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपने हर एक अच्छे और बुरे सबके लिए जिम्मेदार हूँ। वेरी गुड, ताली बजाओ। अजीब सा लगा? कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी। और घर में जाके मम्मी से लड़ाई मत करना, क्योंकि आप लोगों ने बोल लिया कि मैं जिम्मेदार हूँ। अब अपने दिमाग को रोज बोलना है मैं। क्या बोलना है? मैं। हाँ, मेरे पापा नहीं, मेरे भैया नहीं, मेरी बहन नहीं, मेरा छोटा भाई नहीं, मेरी साइकिल नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ। अगर आप अपने दिमाग को बोलोगे मैं, तो दिमाग वही समझेगा जो आपने उसको बोला। वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम व्यवसायिक है। जैसे आपका खेत है ना, उसमें कुछ बोओगे तो क्या बोलता है? नहीं मत बो, ये मत करो, ऐसा बोलता है क्या? जो बोओगे वो पाओगे। तो आपका अवचेतन मन है, क्या है? उसको आप जैसा बोलोगे वो प्रोग्राम हो जाएगा। अब आपने प्रोग्राम कर लिया कि मैं ही अपने हर चीज के लिए जिम्मेदार हूं। सुबह से लेकर शाम तक के लिए मैं जिम्मेदार हूं, चाहे उसमें सो लूं, चाहे खा लूं, चाहे लड़ाई कर लूं, चाहे रो लूं, चाहे दुखी रहूं। कोई भी काम करेंगे उसके लिए जिम्मेदार है। आप मैं खुद हूं। अब जब आपका दिमाग ये समझ गया, लेकिन मजाक नहीं करना उसके साथ, वो मजाक नहीं समझता है। कि ये पता चला कि सर को खुश करने के लिए मैंने बोल दिया और दिमाग में रह रहा है तो दिमाग वही समझेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है। अब ध्यान से सुनना आप लोग। मेरी आवाज आ रही है आखिरी तक? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने एक शब्द सुना, हार्मोन। किसी ने सुना? अभी सर ने बताया था। हार्मोन आपके शरीर में निकलने वाला एक केमिकल है जो आपकी ग्रंथियों से स्रावित होता है और सीधे खून में मिलता है, और वो तय करता है कि आपने क्या अपने दिमाग में प्लान किया। अगर आप सारा दिन ओवर थिंकिंग करते हो, बुरा सोचते हो या बुरा बोलते हो, तो वो ग्रंथि निकल के सर के शरीर में या मेरे शरीर में नहीं आएगी। वो किसके शरीर में है? और उसकी वजह से आपका दिल धुक 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 नहीं करता है, धुक 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 धुक, हाथ पैर कांपते हैं, गुड़ 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 गुड़, और सारा दिन आप सोचते हो तो आपको भूख लगेगी, नींद आएगी, गुस्सा होगा, और इसी केमिकल की वजह से आप बहुत खुश होते हो, उतावले होते हो। अगर ये स्थिति थोड़ी सी रहे कुछ पल के लिए तब तो ठीक है, लेकिन आप परमानेंट अगर इस पोजीशन में आ जाओ तो आपको हो जाएगी बीमारी। आपने देखा होगा, हमके कोनो तनाव ना, हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन कपड़ा कहाँ रखा, ब्रश नहीं रखा, पैसा नहीं है, सड़क खराब है, दुनिया भर की बात, पड़ोसी ने क्या बोला, उसने क्या बोला, वो उसको बार बार सोचता है। तो क्या है, हर वक्त शारीरिक रूप से वहां नहीं रहता, लेकिन मानसिक रूप से वो स्थिति में है। और जब वो घबराहट वाली स्थिति में है तो दिल क्या सोचेगा? दिल उसको पंप करेगा ज्यादा खून। क्या करेगा? खून पंप करेगा। तो क्या होगा? उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि दिल का काम है एवरेज चलना, हमेशा लड़ाई के मैदान में नहीं। आप कहीं परेशानी में रहते हो तो दिल क्या करता है? दुक 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 दुक, पसीना, चेहरा लाल रहता है, पैर कांपते हैं, घबराते हैं। आपने अपने दिमाग के अंदर वो सिचुएशन बना लिया है, जैसे जाने के लिए आपने सोचा तो आपके पैरों में उतावलापन रहता है, एक अजीब सी खुशी रहती है ना, और जब तक वहां पहुंच नहीं जाते हो पार्टी में, तब तक वो उतावलापन बना रहेगा। और समय देखोगे, समय धीरे हो गया। अब समय किसके लिए है? आप लोगों के लिए। समय आपके हिसाब से चलता है ना। अगर आप उस स्थिति में चले गए खुशी के माहौल में, तो एक एक मिनट घंटे की तरह होता है। पढ़ाई करने बैठो तो 5 मिनट लगता है कितनी देर से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बदमाशी करना तो घंटों निकल जाए, क्रिकेट खेलना हो तो सुबह से शाम तक भूखे रह जाए, लड़कियों का अलग है, सीरियल देखना तो 1-2 घंटे, 3-3 घंटे, 3-4 घंटे की मूवी देख लेंगे, क्योंकि समय आपके अनुसार है। और समय के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जब आप बुरा अपने दिमाग में सोचोगे, आपका दिल वैसा पंप करेगा और इससे बनता है बीपी,
शुगर और अल्सर की बीमारियां होती हैं। आगे चल के ये अलग अलग रूप लेता है। डर, घबराहट, झिझकपन, उतावलापन, ये सब उसी बीमारियों के नाम हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अब क्योंकि दिमाग एक साथ दो काम नहीं करता ना, तो आप जब अपने को इज्जत दोगे, क्या करोगे? आपका शरीर, इसे कहते हैं सेल्फ केयर। क्या बोलते हैं? जब आप सेल्फ केयर करोगे तो आपके दिमाग में कोई बुरी चीज नहीं आई। अब क्योंकि आपके पास लक्ष्य नहीं है, क्या नहीं है? लक्ष्य। अब लक्ष्य कैसे करें, प्रेरणा कैसे बनाए? यहां पे कौन क्या बनना चाहता है? कोई किसी ने सोचा अभी तक कुछ बनना है मुझे? क्या बेटा? डॉक्टर। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, करिश्मा। सही बोल रहा हूं मैं? करिश्मा कुमारी, राइट? और बताइए कि लोग और कोई कुछ बनना चाहता है? नहीं, कोई बात नहीं। अगर किसी को शर्म आ रही हो बताते हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी की आलोचना या मजाक नहीं बना रहा। मेरे को एक एग्जाम्पल चाहिए था करिश्मा कुमारी का। वो डॉक्टर बनना चाहती है, उनका लक्ष्य है डॉक्टर बनना। ये डेली सोचती है मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन ये डॉक्टर बनने का जब शब्द लेती है ना तो कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग आलोचना करेंगे, कई लोग परिस्थितियों को जवाब देंगे कि अरे तुम तो गांव से हो, तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तुम्हारा पता है कितनी महंगी पढ़ाई है, ऐसे बताएंगे लोग। तो क्या हुआ, इसका मन उसको मान लेगा। लेकिन अगर करिश्मा ये रोज अभ्यास करे, क्या करे? अभ्यास। क्या अभ्यास करे? वो अपने नाम के आगे लगा दे डॉक्टर करिश्मा। क्या बना दे? रोज शीशा जब वो देखे तो अपने आप को पुकारे। ये एक लड़की का नाम नहीं है, ये आप सब अपना नाम ले सकते हैं। अगर आपको जो बनना है उसको आगे जोड़ दो। अगर आपके पास अभी तक लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है तो आप एक अच्छा इंसान बनो। क्या बनोगे? अच्छा इंसान। अगर अच्छा इंसान बनते हो, एक अच्छा इंसान किसी भी व्यवसाय में फिट हो सकता है। अच्छा इंसान अच्छा पढ़ता है, अच्छा व्यवहार करता है। एक अच्छे माँ बाप को एक अच्छा बेटा मिल जाता है, एक अच्छे बच्चे को पिता मिल जाएगा, एक अच्छे भाई को भाई मिल जाएगा, एक अच्छी बहन को भाई मिल जाएगा, भाई को बहन मिल जाएगा। ऐसी हजारों रिश्ते जुड़ते हैं किससे? मैं से। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा डॉक्टर रहेगा तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? हर किसी को अच्छे डॉक्टर की तलाश है, हर एक को एक अच्छे इंजीनियर की तलाश है, एक अच्छे आईएएस अधिकारी की तलाश है, एक अच्छा आईपीएस की तलाश है, एक अच्छे वैज्ञानिक की। एक अच्छा इंसान सब जगह फिट आ सकता है। तो अगर उसने अपने लक्ष्य डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या बनना है, तो अपने नाम के सामने एक अच्छा इंसान बनने के लिए बोले। क्या करे? जरूरी नहीं है कि शाब्दिक रूप से बोले, वो अपने मन से बोले, क्योंकि आपका मन तो सुन रहा है ना। तो डॉक्टर करिश्मा डेली शीशे को देखती है और बोलती है, डॉक्टर करिश्मा आप बहुत खूबसूरत हो, आपका ये वक्त बहुत अच्छा जा रहा है, आप रोज नई चीजें सीख रही हो, आप चीजें याद रख रही हो, आपका पढ़ने में मन लगता है, आप स्कूल जाके रोज नई चीजें सीख रही हो, आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप डॉक्टर बन रही हो। जैसे ये शब्दों का इस्तेमाल करती है डेली, पहले दिन खुद को अजीब लगेगा। बेटा अंगूठी हम मैच भी कर लेंगे, कलर से कुछ नहीं है। हाँ वो गर्म इसलिए धूप है ना, अभी बातें सुन रही हो है ना। प्रेजेंट में आ जाओ, ये चीजें हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं आप दोनों। रास्ते का सड़क इसीलिए बना है कि सारी अननेसेसरी बातें वहां कर सको। लेकिन क्योंकि डॉक्टर करिश्मा ने तय कर लिया है कि वो अपना समय बर्बाद नहीं करेगी, वो उठते जागते हर वक्त डॉक्टर बनने के लिए सोचती है, अपने दिमाग में छवि बनाती है। तो उसका अवचेतन मन क्या करेगा? जहां डॉक्टर से रिलेटेड चीजें होगी वही पढ़ेगा, वही चीज देखेगा, वही चीज सुनेगा और रोज अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेगा। और वो देखेंगे नीट का परीक्षा भी निकाल रही है और जाके वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रही है। क्या उसके लिए पैसा चाहिए? नहीं, उसको सिर्फ अपने को टारगेट देना है, अपने दिमाग को बताना है कि यही पढ़ना है। तो ये किताब में केवल प्रश्न उत्तर नहीं खोजेगी, ये किताब में वो सारी नॉलेज खोजेगी जो उसको बेहतरीन डॉक्टर बनने में मदद करेगी। ये रोज अभ्यास करेगी, खाने में डॉक्टरी खोजेगी, रोज अपने दिनचर्या में डॉक्टरी बनेगी। और इस तरीके से आप सभी जो बनना चाहते हो वो तय कर सकते हो। ये एक तरीका है कि आप जब शीशे में देखो तो अपने आप को वो बेहतरीन चेहरा देखो,
जो ऊपर वाले ने बनाया है। यहां से लेके वहां तक जितने भी बच्चे हैं, ये दुनिया के सबसे नायाब और खूबसूरत बच्चे हैं। आप सभी में ऊपर वाले ने इतना कुछ भरा है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो। यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पे? अजीब सा लग रहा है? पहली बार सुन रहे हो? ताली बजाओ तो मैं बताऊंगा। बड़ा अजीब सा लग रहा है ना आप लोगों को ये बात? मैं साबित करूं क्यों आप लोग अलग हो। आप सभी लोग क्यों इतने खूबसूरत हो, इतने ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड क्यों हो। आप जब बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हो ना, क्या चीज खोजते हो? आप चाहते हो कि कपड़ा सबसे अच्छा दिखे, जिसका कलर बड़ा खूबसूरत हो, सबसे अलग हो, कोई दूसरा उसके पास पीस ना हो। ऐसा करते हो ना? हम इंसान है ना, लेकिन फिर भी हम खोजते हैं सबसे अलग, सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन चीज हो, और वो कम से कम पूरी चीजें उसमें हो कि मेरा पूरा शरीर अच्छा दिखे, फर्स्ट क्लास दिखे और अलग दिखे। करते हो ना? अब सोचो, ऊपर वाला तो भाई उसके पास तो सुपर पावर है। उसने एक जैसा दूसरा इंसान बनाया क्या? उसने हर एक सांचे को अलग बनाया और उसमें वो सारी चीजें डाली जो वो चाहता था। इसीलिए आपका रंग एक जैसा नहीं है, आपकी आवाज एक जैसी नहीं है, आपकी हाइट एक जैसी नहीं है। आप एक गांव में रहते हो, एक स्कूल में पढ़ते हो, एक जैसा खाना खाते हो, तो क्या आपकी चीजें एक जैसी हैं? तो फिर आप क्यों मान लेते हो कि आप सबसे अलग हो? और जब आप ऐसा सोचते हो, यही चीज हमारे दिमाग में लाती है छोटापन। अब क्या आपको डर लगेगा किसी शहर के बच्चे के सामने खड़े होगे? तो भाषा आपके पास है, अगर वो इंग्लिश में बोलेगा तो आपके पास भी एक भाषा है, इस भाषा में आपके पास लक्ष्य है कि नहीं है? एक लक्ष्य है जो आपने डिसाइड कर रखा है, और आपके पास में देखने और सुनने का फिल्ट्रेशन सिस्टम आ गया। जैसे अपने दिमाग में बात डालोगे, आपकी आंखें वही देखेंगी, वही सुनेंगी, वही महसूस करेंगी, और आपका समय उसी के अनुसार मिलेगा, और आपके चारों तरफ वही आवरण बनेगा। जिसका ऑरा की बात कर रहा हूं ना, वो ऑरा में आपके वही दोस्त बनेंगे जो आपके लक्ष्य को मदद करेगा। आप वो सारे दोस्त छोड़ दोगे जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। और यही तरीका है, ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं। क्या है? लेकिन अगर आप किसी एक को भी फॉलो करते हो जो आपके मकसद को ले जा रहा है, तो आपका रास्ता क्लियर है। यहां पे मैंने आपको 3 चीजें क्लियर कर दी। एक, फिल्ट्रेशन सिस्टम, कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे देखना, सुनना और महसूस करना। अब कोई कितना भी बुराई करे आसपास, समाज कितनी भी बुरी रहे, आपका लक्ष्य निर्धारित है। आप 21 दिन तक अभ्यास करो। 21 दिन बाद वो YouTube चैनल है एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, ये वीडियो वहां पे डाल दूंगा। वहां के कमेंट सेक्शन में करो कि आपकी यथास्थिति में बदलाव हुआ कि नहीं। आपकी कौन सी स्थिति? यथास्थिति। अगर आपने अपने आप को डॉक्टर देखा तो आपके देखोगे आपकी दोस्ती में 10-15 डॉक्टर बन गए, या फिर उसके तैयारी करने वाले लोग मिल गए, आपकी पढ़ाई का चीज बदल गया। अगर ऐसा बदल जाए तो वहां कमेंट कर देना। मैं नंबर नहीं देता ताकि लोग ये ना समझे कि मैं यहाँ पे कोई प्रचार कर रहा हूं। मेरा मकसद केवल आपको आपके लक्ष्य को निर्धारित करना है। आपका दिन का समय बदल जाएगा, सुबह बिस्तर छोड़ने का, खाने पीने का व्यवहार, आपके जीने का एक मकसद हो जाएगा। ऊपर वाले का धन्यवाद करोगे ना इस बात के लिए? नहीं, मेरा नहीं, ऊपर वाले का करो। आप जिस भी ऊपर वाले को मानते हो बस उसको धन्यवाद करो, क्योंकि उसने मुझे यहां तक इसलिए पहुंचाया। अगर मेरे दिमाग में नहीं आता कि भैया आप तेलंगाना छोड़कर, नौकरी छोड़कर यहां आ जाओ, विदेश छोड़ के यहां आ जाओ और गांव में करो, तो क्या मैं आपसे मिल पाता? अगर मैं यहां तक आता और मुझे वहां पे एक बच्चा बैठा हुआ नहीं मिलता तो क्या गाड़ी रोक के मैं यहां आता? और अगर मैं यहाँ पे आके सर से नहीं मिलता तो क्या मुझे समय मिलता? तो ताली तो बजाओ अपने लिए। ये थोड़े से एक्सरसाइज है, लेकिन फिर भी एक बार ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। सब कुछ पढ़ा लिखा बेकार हो जाता है, दिमाग एकदम फंस गया, अब कुछ नहीं कर सकते, एकदम झिल्ला गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। और उस ताव में आके, वेग में आके, क्योंकि किशोरावस्था है ना, हम अपनी चीजें भूल जाते हैं। क्या जाते हैं? क्या जाते हैं? तो क्या करें? किससे सलाह लें? कोई तो होगा, कोई तो हमें बताए, है ना?
कोई एक बच्चा चाहिए मुझे जिसके पास गमछा हो और उसके गमछे से आर पार नजर ना आता हो। कोई एक बच्चा बच्ची कोई भी, किसी के पास रुमाल हो बड़ा जिससे आंखें बंद हो सके। है बेटा? कोई नहीं है? छोटा रुमाल नहीं, बड़ा रुमाल तो हमारे पास है लेकिन वो हम यूज कर लिए। किसी के पास अपना कोई व्यक्तिगत कोई है, आंखों पे पट्टी बांधी जा सके कोई है? एक बच्चा चाहिए मुझे। कोई नहीं है? आपके पास है कोई बेटा? आप लोग कुछ वो मॉम्फलर वॉम्फलर नहीं है? हाँ नहीं है? अरे है सर के पास। एक बच्चा आ जाओ कोई। आ जाओ, उसे जादू से गायब नहीं करूंगा मैं, इसी मैं जादूगर नहीं हूँ। कौन आ रहा है? बेटा बेटी में से कौन आना चाहेगा? वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। देखो मैंने क्या बोला अभी, मैं जब आपको कहीं मौका मिले कि अपने आप को वॉलंटियर करो, फटाक से आगे आ जाओ, पता नहीं क्या सीखने को मिल जाए। क्योंकि बुराई सीखने में तो बड़ा मजा आएगा। अगर मैं बोल दूं अभी आज चॉकलेट मिलेगा तो आधे से ज्यादा बच्चा आएगा, लेकिन आपके पट्टी बात बेटा। लेकिन अगर क्योंकि कोई एक्सरसाइज बता दिया है तो आप लोग क्या करोगे? सोचोगे पता नहीं अब कहाँ उड़ा देंगे जादू से, है ना? दिख रहा है बाबू? कुछ दिख रहा है? पक्का? आप आराम से नॉर्मल हो जाओ। नॉर्मल हो गए? एकदम नॉर्मल हाथ मत करो, चक्कर मारना भूलिएगा। 1 2 3 4 5, फिर एक रिवर्स मान लो। 1 2 3 4। मेरे कैमरे की तरफ जाना। दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है ना? कैमरा आपका लक्ष्य है, क्या है? कैमरे को बताया किसने? मैंने बोला ना, मैंने तो बोला है, मैंने बताया कैमरे तक जाना है। रास्ता दिख रहा है आपको? नहीं, कैमरा शब्द मैंने बताया, इनको बताया कि इनको लक्ष्य दे दिया, लेकिन रास्ता दिख नहीं रहे। ऐसा ही है ना? तुम्हारे बगल में एक गाड़ी खड़ी है, खड़ी है? नहीं है? क्या बात कर रहे हो? ये काले रंग का जैकेट क्यों पहना? नहीं पहने हो ना? इनको पता है कि इन्होंने काले रंग का नहीं पहना है, राइट? पहना है क्या? इनको ये भी पता है कि इनके आसपास गाड़ी नहीं है, क्योंकि ये पहले देख चुके थे। अब यहाँ पे क्या चीजें मैंने बताने की कोशिश की, कई बार हम ऐसी मानसिक चीजों में फंस जाते हैं। क्या जाते हैं? पहले तो इनके लिए ताली बजाओ। हम लोग ऐसे ही है किशोर अवस्था में, जो चीजें हम देखते नहीं है, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, क्या दुनिया उतनी है? तो हमारे पास भी जिंदगी में कुछ ऐसे ही चलता है। किशोर अवस्था में हम लोग ऐसी आंखों में कभी पट्टी बनी रहती है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें यह भी नहीं पता क्या करना है। तो ऐसे में हमें कोई ना कोई तो सलाह देगा, कोई तो बताएगा गलत और सही क्या है, क्योंकि हमारी उम्र से कोई तो निकला है। क्योंकि किशोर अवस्था क्या आपके साथ है? नहीं, इसी समय काल से आपके माँ बाप निकले हैं, गुरुजी निकले हैं, उसी से हम निकले हैं। हमने भी परेशानियां झेली हैं, हमने कोई ना कोई तो रास्ता निकाला होगा। लेकिन क्या वो उम्र युक्त और आज की परिस्थिति के साथ है क्या? क्योंकि जब मैं था तब कोई और सिचुएशन था, आज इंटरनेट का जमाना है, सड़कें स्मूथ हो गई हैं, चीजें पास आ गई हैं। बेटा हेलो, गुड मॉर्निंग। बेटा यही हो? पैंट मत फाड़ो, पैंट मत फाड़ो, बड़ी मेहनत से आई होगी। समय युक्त और सही उत्तर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे दिमाग में कभी कभी हम लोग अपने केमिकल्स के उसमें फंस जाते हैं। हम लोगों ने जो पुरानी चीजें सीखी है, बुरी आदतें, उसमें फंस जाते हैं। तो हमें कैसे बचना है, इसकी सलाह सबसे पहले हमें कौन देगा?
माँ बाप, वो हमारी बातों को सुनते हैं, कोशिश करते हैं कि वो हमें सही उत्तर दें और आपकी बातों को गोपनीय रखने की कोशिश करते हैं। गोपनीय रखते हैं या सबको पड़ोसी को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई? नहीं ना। तो पहले सलाहकार कौन हो गए? माँ बाप। लेकिन बहुत सारे बच्चे माँ बाप के पास डरते होंगे, या फिर ये सहज नहीं है कि माँ बाप बच्चों के साथ बैठे और बैठ के बच्चों से बातचीत करें कि बेटा आज क्या हुआ, क्या परेशानी चल रही है, कैसे हल किया जाए। और आप लोग भी डरते होंगे, या हो सकता है अगर आपने कभी हिम्मत जुटा के प्रश्न भी पूछ लिया तो उसका उत्तर नहीं दे पाए। हो सकता है उनके पास शब्दों का अभाव हो, या हो सकता है उनके पास उत्तर ना हो यथार्थ स्थिति के हिसाब से, राइट? चीजें बदल गई हैं, या उनके पास समय नहीं है। तो क्या हमें अपना प्रश्न भूल जाना चाहिए? क्या कोशिश करना बंद कर देना चाहिए? हमें यह मान लेना चाहिए कि हमारे पिताजी भी एक क्या है, या माताजी क्या है, एक इंसान है। क्या है? इंसान अपने सबक से सीखता है। हो सकता है उनके साथ ऐसी परिस्थितियां ना हो, ऐसे प्रश्न ना आए हो, ऐसी माहौल ना हो, तो एक इंसान ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी चीज जो सहज क्रिया है वो भूल जाना। क्या है? अगर आप भूल जाते हो या कोई इंसान भूल जाता है तो क्या गलत है? नहीं, यह प्राकृतिक है। क्या है? भूलना एक सहज क्रिया है। तो अगर वो भूल गया तो हमें मानना है कि वो इंसान है। फिर हमें दूसरी कोशिश करनी चाहिए, टीचर्स या गुरु, क्या वो हमारे प्रश्नों के सही उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि वो करंट स्थिति में पढ़ा रहे हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, गोपनीय रखकर हमारे सही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि वो भी क्या है? इंसान है। हो सकता है कि वो ऐसी परिस्थिति में ना आए हो, या हो सकता है उनके पास उत्तर ना हो। तो आपके पास तीसरे आते हैं डॉक्टर्स या काउंसलर। क्या आते हैं? अब जैसे हमारी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, उसको ये नहीं पता कि क्या क्या तरीके हैं कि मैं बिना पैसे के डॉक्टर बन सकती हूँ, या मैं क्या पढ़ाई करूं, कितने नंबर लाऊं ताकि मुझे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे। तो इसके लिए आते हैं कैरियर काउंसलर। क्या बोलते हैं? अगर स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ है तो इसके लिए डॉक्टर्स या हेल्थ काउंसलर्स होते हैं। अगर आपको मानसिक प्रॉब्लम आ रही है तो उसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं या साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक सलाहकार बोलते हैं। तो अगर आपके शहर में, गांव में, स्कूल में कहीं पे भी ऐसे डॉक्टर्स या सलाहकार हैं, आप उनका नंबर लो, पता करो और उनसे वो सारी चीजें जो आपकी पूरी बात सुने, आपकी बातों को गोपनीय रखे। सारी बात सुनने के बाद आपके उम्र के अनुसार और स्थिति के हिसाब से, ये नहीं कि 50 साल पुराना सलाह दे रहा हूं, नहीं, यथार्थ स्थिति के हिसाब से आपको उत्तर देने की कोशिश करें ताकि आपकी परेशानियां कम हो सके। लेकिन अगर फिर भी ऐसा ना मिले, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट टाइप 2 शहर है, राइट, यहाँ पे इतने ज्यादा अर्निंग्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, सलाहकार नहीं है, क्योंकि पैसे के ज्यादा है नहीं यहाँ पे, राइट, और लोग फीस भी नहीं दे सकते, राइट, ऐसा है ना। तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास आज की डेट में है टेक्नोलॉजी। क्या है? जानते हो उसके बारे में? कितने लोग? लेकिन ये चीज आपके स्कूल को, डॉक्टर को, माँ बाप को रिप्लेस नहीं करता है। क्यों? मैंने जैसे ब्लाइंड फोल्ड किया ना, आंखों के सामने अगर पट्टी बनी हो, जब तक मुझे पता ही नहीं कि सामने कैमरे को देखना है तभी ना देखूंगा। कैमरा शब्द बोला जाता है, उसको बोल के कैमरा बोलना तो कोई बताएगा? ऐसी लाखों करोड़ों शब्द है जो हमें कौन बताता है? माँ बाप, गुरु, टीचर या काउंसलर। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ नहीं पता, क्या नहीं पता, और आपको सर ने बता दिया ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपने उसको पहचान लिया, तो आप इसे सर्च कर सकते हो? नहीं। कितने बच्चों को यूज करने आता है? आज की डेट में कितने लोग? बेफिक्र होकर, डरो नहीं, कितने लोग हैं जो इसको यूज करते हैं? फिर इसमें कमाल की चीज बताऊंगा। सभी लोग यूज करते हो ना, लेकिन इसमें देखते हैं क्या आप लोग? यूट्यूब वीडियो, गाने, डांस, और वो जो सास बहू का आजकल सीरियल चल रहा है, वो क्या कहते हैं उसको? आजकल का फेमस कौन सा है? मेरी बेटी भी कभी कभी देखती है, उसको सारी स्टोरी पता है, फिर उसको मोटिवेट करके हटाना पड़ता है, तब वो वापस कोडिंग पे आती है या पढ़ाई में लगाती है। वो कौन सा धारावाहिक आजकल चल रहा है? वो सब देख के डेटा खराब करते हो, समय खराब कर रहे हो, पैसा खराब कर रहे हो, सब कुछ खराब कर रहे हो। लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल करें तो आप जानते हो क्या कर सकते हो? कोई जानता है इसका अगर सही इस्तेमाल करें तो हम क्या कर सकते हैं? आप अपने स्कूल में एक बेहतरीन चीज सीख सकते हो। स्कूल इतनी मेहनत से बनी, सर का मकसद है कि स्कूल आगे लेके जाए,
लेकिन आप लोग प्रश्न ही नहीं पूछते तो सर क्या जवाब देंगे? उनको कैसे पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर ने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया, आप घर चले गए, राइट? और क्यों आप डर गए? क्योंकि आपको प्रोनाउंस, उच्चारण करने नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? क्या करने नहीं आ रहा? तो दिमाग बड़ा चलाक है, वो मुश्किल काम करता नहीं, वो भूल जाता है, वो भूल जाता है। फिर बोलने तो रानू हुआ, तो हुआ जो बोलने रानू हुआ है। क्या बोले थे? अरे हुआ जो पढ़ले रानी हुआ है। होता है वो शब्द आपके दिमाग से उड़ जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारा? अगर उच्चारण आ जाए तो हम याद रखेंगे और रीडिंग में मजा आएगा, राइट? ये टेक्निक सीखनी है, नहीं सीखनी? जिसको सीखनी है वो मैं करके हाथ ऊपर करे। सबको वेरी गुड, ताली बजाओ। क्योंकि मैं जानता हूं ये प्रॉब्लम है हमारे इधर। घरों में कोई उच्चारण करके बता नहीं सकता, पड़ोस में कोई है नहीं कि जो एग्जैक्टली बता दे। क्या स्कूल कहाँ गया रानू? अब स्कूल में तो टीचर ने बता दिया। टीचर ने कितने 10-15 बच्चे, अगर एक एक बच्चे को टाइम देगी तो बेचारी खुद सांस कब लेगी या सांस कब लेगी, राइट? वो आपको बता दिया, आपको टॉपिक मिल गया। अब इस पे हम लोग एक कोशिश करते हैं उच्चारण। ऐसे ही आप इस पे जानकारी ले सकते हो, हेल्थ के बारे में, पढ़ाई के बारे में, जो आप डॉक्टर बनना चाहती हो, क्या क्या तरीके, क्या क्या पाठ्यक्रम है, किताबों में क्या क्या पढ़ा जाए। अब ये उच्चारण की प्रैक्टिस करने के लिए कौन बच्चा आएगा? कोई एक? आप कौन वॉलंटियर करेगा अपने आप को? आप आ जाइए, आप आखिरी में बैठे, आइए। क्या नाम है बाबू? हाँ, आजा। कौन सी क्लास में हो? ताली बजाओ इनके लिए, स्वागत करो। ये आपके लिए गिनी पिग बन रहा है। गिनी पिग समझते हो? जब हम वैज्ञानिक अनुसंधान में काम करते हैं ना, तो हमें एक सैंपल चाहिए होता है जिसकी तीर फाड़ कर सके, जिसमें अलग अलग मशीनें लगा सके, और वो हमारे लिए सबक बनता है। क्या नाम बाबू? शशिकांत के लिए जोरदार ताली बजाओ। क्योंकि इसकी ना कैपेसिटी कम है। ये लास्ट एक्सरसाइज होगा, इसके बाद एक लास्ट होगा, फिर बंद। ये एक्सरसाइज लास्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं हर बच्चा करे, राइट? क्योंकि इसकी आवाज ज्यादा नहीं है, तो शांति बना के रखना ताकि ये आवाज आप तक आ सके। कोई एक शब्द बताओ जो आपको बोलने में दिक्कत हो रहा हो इंग्लिश का। कोई एक शब्द आजकल में जो सुनाओ, खासकर कौन से सब्जेक्ट से आप? मैं सर केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, उसमें तो बड़े टेढ़े मेढ़े शब्द। कोई एक शब्द बताओ। चलो एक काम करते हैं, बहुत इजी सा शब्द लेते हैं, भारी शब्द क्यों लेना? कोई बात नहीं, आपके दिमाग में नहीं आ रहा। मेरे कई बार ऐसे होता है ना कि दिमाग में नहीं आता, बाद में आएगा, ये बोला होता। चलो हम कोशिश करते हैं, शांति बना के रखना। बहुत इजी शब्द है। अगर मेरे को यहाँ पे टाइप करने नहीं आता है, मान लो किसी को टाइप करने नहीं आ रहा है, स्पेलिंग नहीं पता, तो क्या करेगा वो? वॉइस, वेरी गुड। क्या बोलेगा? बोलकर। अगर बोल भी नहीं आ रहा तो है क्या चीज? हाँ, टाइपिंग भी नहीं कर पाया तब, बोल भी नहीं पाया तब। क्योंकि टाइपिंग तो जब भी करेगा ना जब शब्द की स्पेलिंग आती होगी, और जब बोलेगा, जब उसको प्रोनाउंस करने, उच्चारण करने नहीं आ रहा, तब क्या करेगा? है? नहीं, गलत बात है। फिर वो कॉपी कट पेस्ट करेगा। क्या करेगा? वेरी गुड। क्योंकि आपको पता है कि किस शब्द को खोज रहे हो, उसकी स्पेलिंग देखोगे और टाइप कर लोगे। टाइप भी नहीं आ रही तो वहां से उठाया, कॉपी करके पेस्ट कर लिया, सेंटेंस पेस्ट कर लिया, एक तरीका मिल गया। तो अगर मैं ऐसे ही एक शब्द लेता हूं, ठीक है, बड़ा इजी है। हम लोग ना अक्सर ये चीजें बड़ा फेस करते हैं, और हमें ना उसका हिंदी में मीनिंग भी जानना है, क्योंकि हम लोग हिंदी बेल्ट वाले हैं ना, है ना? हिंदी मीनिंग आए तो बड़ा मजा आएगा। अब मैं कहता हूं ये शब्द का मीनिंग पूछता हूं, राइट? और इसको मैं सर्च मार देता हूं टाइप करके। लाइट और होगी, आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्राइटनेस बढ़ी हुई है, आपको दिखाइए। अब क्योंकि इसका मीनिंग भी आ गया, तो मैं इसको शब्द को प्रोनाउंस करता हूं। सुनाई दिया? सुनाई दिया? राइट? इस शब्द को मैं अपनी डिक्शनरी में ऐड भी कर सकता हूं, या फिर मैं इसे कॉपी में नोट कर दूं। अब मुझे इसका अभ्यास करना है बोलने का। क्या? क्योंकि एक बार बोलेंगे तो कोई सुनेगा, ठीक है, कोनो बात ना। दूसरी बार बोलेंगे तो भी सुनेगा, लेकिन क्या क्या गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, क्या वो बताएगा? और चौथी बार थप्पड़ पड़ जाएगा। ऐसा होता है। तो इसके अंदर एक शब्द आता है, देखो जल्दी, आप देखो और सबको सिखाना, अकेले मत अपना। ये देखो,
लर्न प्रोनाउंस। जब मैं इसको दबाऊंगा ना ये शब्द आ जाएगा, इसे कहते हैं मीनिंग। जब मैं इसको दबाऊंगा, जब इसके मुंह को दबाऊंगा तो इस तरीके से आ जाएगा। देखो ये खुल के आ गया, दिख रहा है बेटा? आखिरी बच्चों को दिख रहा है? एक चेहरा बनकर आएगा और ये शब्दों को 3 हिस्सों में तोड़ देगा, 3 या 4 शब्दों में। दिख रहा है आपको? दिख रहा है सारे बच्चों को? दिख रहा है बाबू? है बाबू, दिख रहा है आपको? क्या नाम है आपका? किसान के लिए जोरदार ताली बजाओ। अच्छी नहीं लगी क्या खाड़ रहे हो उसको? अच्छा देखो इधर किशन, दिख रहा है ना? ये जो मुंह दिख रहा है ये इस पे दबाएंगे बटन हाथ से, सुनाई दिया? ये हमें बताएगा कैसे प्रोनाउंस करना है, लेकिन अब मुझे अभ्यास करना है। क्या करना है? तो अब शांति रखो, बाबू सुनेंगे और बाबू बोलेंगे। क्या ध्यान से सुनो। फास्ट है, इसे स्लो कर दिया जाए, थोड़ा धीमा कर दिया जाए। सुनाई दिया आपको? अब इसको मैं जो प्रैक्टिस बटन दबाऊंगा तब आप बुझिएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारा यही कोशिश है कि इनको समझ में आए। ये बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसे बोल रहा है? सुनाई दिया? इसे ध्यान से। आपकी आवाज जोर से बोलो। कौन सी सीरियस है? डिफिकल्ट था, इसमें लिखकर आया कि आपने कैसे बोला, लेकिन क्या हम लोग इसको सीखना छोड़ दें? हम बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, अकेले में कमरे में कहीं पे बैठ के इसको सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। अब मैंने कैसे बोला ये सुनो जरा, देखो आपने क्या बोला। मेरी आवाज रिकॉर्ड हो, देखो। अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ सुधार करना है, क्या करना है। ये हम सब हैं, ये बाबू अकेला नहीं है, इसमें कोई आलोचना नहीं है, कोई डर नहीं, क्योंकि ये मेरी भाषा है। क्या ये मेरी भाषा है? क्या हमारी भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी में बुला लो, भाई हमारा अच्छा बोलेगा। लेकिन क्योंकि दूसरी चीज हमें सीखनी है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम इसको सीखेंगे बार बार। एक बार और प्रैक्टिस करेंगे बाबू, एक बार और करना। नहीं बोल पाओगे, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा घबरा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, ये कोई अलग नहीं है। अगर मैं किसी बच्चे को बुलाऊंगा तो घबराएगा, क्योंकि उसको लगता है कि एक बार कोशिश करना मतलब क्या चींटी हार जाती है, वो बार बार कोशिश करती है। हमें तब तक कोशिश करना है जब तक हम बेहतरीन ना बोल पाए, और कब तक हम भागेंगे इससे। कोई और कोई आएगा? कोई वॉलंटियर करना चाह? आओगी बेटा, आ जाओ, आ जाओ। आप आना चाहते हो? आ जाइए, जो भी आ जाओ। चलो बेटा, इनके लिए ताली बजाओ। आओ, आप इस शब्द को सुनो और देखो कैसे तोड़ा हुआ। वेरी गुड। देखो एक मिनट सुनो, इस तरीके से आप बार बार अभ्यास करोगे, राइट? इन्होंने कोशिश की, चलो बेटा इनके लिए ताली बजाओ। देखिए जरा एक बार लड़कियां कैसे आवाज, मीठी आवाज पकड़ता है क्या ये? हाँ बेटा, एक बार आवाज अपना ट्राई करो, और ये से कोशिश करना नहीं छोड़ना है। आप डेली एक शब्द लिखो, और वो डेली अगर 10 शब्द आप लर्न करते हो तो आप सोचो 365 दिन में कितने दिन हो गए। चलो बेटा, आवाज गई तो इन पे लिख कर आया बेटर। क्या लिख कर आया? देखो लिख के आया ग्रीन कलर का बेटर। ताली बजाने के लिए। खत्म करूं?
आप कर लोगे? ये किसी को मारेगा, डांटेगा? क्लास में आके जब बोलोगे टीचर और सर के साथ में और क्वेश्चन पूछोगे तो अच्छा लगेगा? क्या दिमाग इसको भूल जाएगा जब 10 बार बोलोगे तो? वो परमानेंट आपका दोस्त बन जाएगा और हर वक्त आप इसका इस्तेमाल करोगे। और जब आप कहीं किसी बड़े शहर में जाओगे, सारी जानकारी आपके पास रहेगी, तो क्या ये फीलिंग आएगी कि मैं छोटे शहर से आया हूं? तो ताली बजाओ इस बात पे। अब बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट एक्सरसाइज, क्या बोलते हैं? इसके बाद ये सभा समाप्त, और जो लोग घर जाना चाहते हैं वो नहीं जाएंगे क्योंकि सर पढ़ाएंगे अभी। ये लास्ट एक्सरसाइज है कि हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट, अच्छे हार्मोन्स कैसे पैदा करें और हर वक्त हम लोग मोटिवेटेड कैसे फील करें। उसका तरीका है कृतज्ञता, आभार या धन्यवाद करना। लेकिन जब ये शब्द आप कर रहे हो तो उसको अंदर से फील करो। क्या करो? फील समझते हो? अंदर से भावना आनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ शाब्दिक रूप से बोल रहे हो। शाब्दिक रूप मतलब मुंह से बोल दिया तो हो गया, अंदर से फीलिंग नहीं आ रही तो आपका दिमाग उसको समझेगा नहीं। कृतज्ञता इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी को कृतज्ञता देते हो तो आपके अंदर से एक अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं और बड़ी खुशी होती है। और जितना मकसद मैंने बताया उसमें आप हमेशा खुश रहोगे। आपका दिमाग सोचेगा हम हमेशा सब में अच्छा ही देखेंगे। यह अभ्यास बहुत अजीब सा है, जैसा मैंने पहले बताया मैं वाला, लेकिन अगर आप 21 दिन तक इसका अभ्यास करोगे तो आपकी बन जाएगी आदत। और इसको यही नहीं छोड़ना है, यहाँ गिरा के मत जाना टेबल ओबल पे या बैग में मत रख के जाके किताबों में रख देना। जितनी भी एक्सरसाइज मैंने इस कार्यशाला में बताया है उसे हर वक्त आपस की सहेली में, घर में छोटे भाई बहन के साथ, माँ बाप के साथ, हर एक चीज के साथ अप्लाई करना और सिखाना, क्योंकि जितना सिखाओगे उतना क्या होगा? बोलो बेटा, बोलो बोलो, डरो नहीं, मैं मारता नहीं हूँ। वेरी गुड। जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना आप उच्चतम लेवल पे जाओगे, हमेशा बढ़ते हुए लेवल पे जाओगे। जब आपने ABCD लिखी और जब सेंटेंस बनाना सीखे या फिर हिंदी के वर्णमाला सीखी और जब लिखना सीखे तो आप उच्चतम लेवल पे गए। तो क्या आप क ख ग सीखते हो? आप ऊपर 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 सीखते जा रहे हो। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ऊपर लेवल पे जाओगे। और ये ऐसी चीज नहीं है कि बांटोगे तो खत्म हो जाएगी बिस्किट की तरह, ये बहुत बढ़ेगा। कितना? हाँ, और इसमें दिमाग में थकान भी नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर से एनर्जी आएगी और बड़ा मजा आएगा। घर में बोलेंगे अरे मेरे बच्चे को किसी ने मशीन में डाल के बदल दिया है क्या? लेकिन बदला किसने? मैं। किसने? मैं बदल गया, मेरा देखने का नजरिया बदल गया। चलो हम लोग एक जोरदार प्रैक्टिस करते हैं धन्यवाद करने की। थैंक यू कंफर्टेबल है सबको? थैंक यू बोलोगे ना? पक्का? आवाज कम आ रही है, भूख लगी क्या? नहीं लगी ना? तो हम लोग मैं का एक्सरसाइज करते हैं और इसके बाद सवाल और क्लोज। चलो मैं पे क्या? मैं के आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं थैंक यू प्रबंधक सर, थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू माँ बाप, थैंक यू बिस्तर। बड़ा स्लो बोल रहे यार, थोड़ा जोश। ये चीजें आप घर में जाके शांति से अपने मन में बोलना, लेकिन यहाँ जोर से बोलो ताकि मेरे कानों तक आए और मुझे लगे कि मेरे कार्यशाला का कुछ फायदा हुआ है आपको। फिर मैं इसकी कीमत बताऊंगा इस कार्यशाला की क्या, और आप लोग बड़े खुश हो गए। जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। वेरी गुड। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू बिस्तर, थैंक यू ऊपर वाला, थैंक यू बेड, थैंक यू खाना, थैंक यू आँख, आँखें कोई बात नहीं, थैंक यू आंखें, थैंक यू कान, थैंक यू नाक, थैंक यू अंदर जाने वाली सारी सांसें, थैंक यू बाहर आने वाली सांसें, थैंक यू ये मौसम, थैंक यू ये बेंच। बड़े स्लो हो गए। थैंक यू किताबें, थैंक यू बैग, थैंक यू दोस्त और सहेली, थैंक यू कैमरा, थैंक यू संस्था, और थैंक यू आप सभी का।
तो ये सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये थैंक यू के लिए शब्द बहुत छोटे पड़ जाएंगे। ये बेंच, कुर्सी, ये सब में कोई आवाज़ नहीं होती है, ये हमें रिप्लाई नहीं करती है, आजीवित है, लेकिन इनका एक वाइब्रेशन है। क्या है? वाइब्रेशन। हम इनको जब अपने दिल से थैंक यू बोलते हैं तो हमारे आमने एक ऑरा बनता है और ये पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती है। क्या करती है? और जब भी हम कुछ खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी आती है, चाउमीन वाउमीन से नहीं आती है, हरी सब्जी से। ठीक है? तो किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? किसी ने प्रश्न पूछने की कला विकसित नहीं की है बेटा? आपको समझ में आया कुछ? नहीं, आप लोग बहुत छोटे होगी, लेकिन कुछ बच्चों को मकसद मिल गया होगा। कोई बात नहीं, अगर आपके पास में प्रश्न नहीं है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अक्सर होता है जब सिचुएशन के बाहर जाते हैं तो हमें प्रश्न याद आता है, ये पूछ लियो। तो सामने एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम लिखा है इंग्लिश में, उसे अगर चाहो तो नोट कर लो। ये वीडियो मैं वहाँ डाल दूंगा, प्लस अनिका एजुकेशनल हेल्थ और वेलफेयर ट्रस्ट पे ये वीडियो पड़ जाएगा, प्लस इंस्पा उत्तर प्रदेश का फेसबुक पेज है, वहाँ पे ये वीडियो डाल दिया जाएगा। वहाँ पे एक मैसेजिंग बॉक्स है, अगर आपके दिमाग में कोई मानसिक प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत आपको बार बार हो रही है, आप वहाँ पे केवल प्रश्न टाइप कर दीजिए। कोशिश होगी कि आपको यथास्थिति के हिसाब से उत्तर देने की कोशिश की जाए और रेफरेंस की। उत्तर दिया जाएगा टाइप करके, बोलकर भी आप पूछ सकते हो, तो बोल के आपको आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन सुनना और पढ़ना किसको है? हमें नहीं, मुझे। मैं पढ़ूंगा। कौन? मैं। और उत्तर मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करता हूँ कि आप एक बेहतरीन देश के नागरिक बनो, और किसी भी देश का नागरिक या परिवार का हिस्सा बनने से पहले आप एक अच्छे इंसान बनो, और बनो मैं खुद अच्छा बनूँ, क्योंकि मैं से परिवार बनता है, परिवार से गांव बनते हैं, गांव से जिला बनता है, जिला से राज्य बनता है, राज्य से देश बनते हैं, और देश से दुनिया बनी। मेरी कोशिश ये है कि मैं किशोर अवस्था में वो आदतें पैदा करूं जो एक बेहतरीन इंसान बनने में आपको हेल्प करे, ताकि जो बाहर क्राइम हो रहा है वो बच सके, एक अच्छे नागरिक बन सको, आप अपनी ज़िंदगी की कामयाबी को पा सकें। तो इस किशोर अवस्था का मकसद यही है, सक्सेसफुल मैन, राइट। और आप खुद सेल्फ एजुकेटर और सेल्फ लर्नर बने, इससे देश का पैसा बचेगा, आपका कीमती समय बचेगा, आपके परिवार का संघर्ष बचेगा, और जो प्रिंसिपल सर ने स्कूल बनाया है उनका ये मकसद पूरा होगा कि यहाँ से बेहतरीन बच्चे निकले। तो ये एक कोशिश है, और इतने ही कोर्स को अगर हम बाहर कहीं करते तो 1 से 1.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं 1 घंटे का, बड़े शहरों में। लेकिन ये सब आपके लिए मुफ्त है। लेकिन मुफ्त की चीज़ क्या है? हवा और सूरज बड़ी कीमती है ना, अगर इनको रोक दिया जाए तो क्या होगा? निकल लिया। तो कोई मुफ्त की चीज़ बड़ी कीमती होती है जब तक कि उसकी कीमत न चुकानी पड़े। ये मुफ्त की है, लेकिन इसको रोज़ प्रैक्टिस करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। किशोरावस्था से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, जीवन की सारी अमूल्य बातों से संबंधित बहुत सारी बातें बताई आपने। तो फिर से जरा एक बार और जोरदार ताली बजा। ठीक है बच्चों, जैसा सर बोल रहे हैं वैसा कर लो। और अगर किसी का कोई सुझाव है जो चाहता है कि मैं इसमें और क्या चीज़ें ऐड करूं, या फिर आपको लगता है कि बहुत प्रेरणादायक रहा और आगे चल के आपको मदद करेगा, तो एक वीडियो पे मुझे रिव्यू दे देना। लेकिन सारे बच्चे नहीं, जो बच्चे यहाँ पे रुकना चाहें, बाकी लोग जैसा टीचर और सर बोल रहे हैं वैसा फॉलो करो, ताकि मुझे लगे कि आपको ये कार्यशाला किसी काम आई। करोगे? चलो, मैं कैमरा पे अपने कमरे में आप लोग जाइए।